Yeah, yeah, yes, you are audible, my friend. Yeah. Yes, Anil sir. अपना अनिल सर। ओके, सो आप ये यूट्यूब से प्ले करके प्रेजेंट करने वाले हो या फिर? ओके, आर यू रेडी? जी ठीक है। जी। यस सर, सो स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हैं अभी। ठीक है ना? हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं सर। जी सर। अ, देखिए, आज का ये प्रेजेंटेशन आपके सामने जो मैं कर रहा हूँ, जी, वेलकम अनिल सर अ, और जितने भी हमारे मेन दोस्त। उद्देश्य जैसे कि हमने अभी कहा ट्विस्टिंग एंड टाइटनिंग ऑफ द आर्ट। सर एक मिनट सर। मैं अपनी हाँ बात जी। शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा परिचय है, मैं अनिल कुमार थानवी गवर्नमेंट टीचर हूँ अनिल सर एक मिनट। और पिछले 38 सालों से ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। हाँ जी, अनिल सर एक मिनट था। ओके, सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो। सबको आवाज और सब क्लियर सुनाई दे रहा है?
इफ आपको अगर आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है तो एक कमेंट आप शेयर कर सकते हैं। ओके। सो आज हम गूगल मीट और उसी के साथ हम यूट्यूब पर भी आप सभी के साथ लाइव हैं एक और रोचक विषय के साथ। आज का जो विषय है वो है अनिल सर्स थियरी ऑफ ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। कि जो अपना यूनिवर्स को हमारा देखने का नजरिया है वो हम आज एक चेंज करने जा रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू अनिल सर्स थियरी, उनका ये कहना है कि यूनिवर्स जो है वो उसका जो फॉर्मेशन है वो ट्विस्टिंग एंड टाइटनिंग के साथ हो रहा है। तो अभी जब हम उनसे बात करेंगे तो हम जानेंगे कि उनका जो थियरी है वो क्या कहता है, और साथ ही में आप सबके जो क्वेश्चंस हैं, जो भी काउंटर डिस्कशंस हैं, वो हम इनके टॉक के खत्म होने के बाद करेंगे। सो आप सब तैयार हैं अनिल सर के इस नए ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए? हेलो सर। यस अनिल सर। द आई एम स्टेज इज ऑडिबल? ओवर टू यू। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, yes. जी जी जी। Yes, yes, very well audible. Continue, please. कई लोग हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात एकदम भिन्न है, अलग तरह की है। और इससे आकाशीय पिंडों के बारे में एक मैं नई तरह की बात कह रहा हूं कि सभी आकाशीय पिंड घूर्णन नहीं करते और परिक्रमण भी नहीं होता है, ना तो रोटेशन होता है और ना ही रिवॉल्विंग होता है। मैं समझता हूँ सभी धीरे से मेरी बात सुनेंगे अच्छी तरह से। आज तक हमारे पास में जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, सभी भी सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में जो फोटोग्राफ्स, इमेजेस या कंप्यूटराइज जो चित्र हमारे सामने हैं, ब्लैक होल के, तारों के, नेबुलाओं के, गैलेक्सियों के, आप देख रहे हैं इस तरह से आपके सामने जो ये जो तो इस तरह से आपके सामने जो ये इस प्रकार से जो इमेजेस है, इनके दो पार्ट में देखें, मिडल से ऊपर और नीचे, तो ये जो जेट है वो इस तरह से मुड़ती हुई अंदर की तरफ घुस रही है। और इस तरह से हेलो जी सर बोलिए। तो इस तरह से हाँ, तो इस तरह से ये जो जेट है इस तरह से अंदर की तरफ ट्विस्ट होती हुई अंदर घुस रही है और एक तारे को निगलते हुए और इस तरह से एक तारे को निगलते हुए जिस तरह से एक ब्लैक होल को बताया जाता है, वो इस तरह से एक तरह से ट्विस्ट करते हुए और अपने अंदर की तरफ खिंचता हुआ उसका मैटर और एनर्जी पूरा। और ये गामा रे बर्स्ट के जो चित्र हैं जिनमें ये बताया जाता है कि उनका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ता हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास में कुछ फेमस गैलेक्सियों के हैं, स्पाइरल गैलेक्सियां और इसके साथ साथ हमारे पास में कई सर्पिल और इलिप्टिकल गैलेक्सियों के चित्र हैं। मेरा सोचना यह है कि इनमें सारे पूरे में जो ये इनका चित्र है इसके अनुसार ये ट्विस्ट और टाइट हो रहे हैं और इनके अंदर जो ये ऑडियो कट गया है। I can't hear the... हाँ जी, तो इस तरह से आपके सामने ये गैलेक्सियों के चित्र हैं। इनमें स्पष्ट रूप से ये समझ आता है कि वास्तव में मैटर और एनर्जी जो है पूरा
जितनी भी फेमस गैलेक्सियां हैं, सर्पिल गैलेक्सियां हैं, इलिप्टिकल गैलेक्सियां हैं, और कुछ बार्ड गैलेक्सियां भी है। नेक्स्ट, इस तरह से अगर और आगे बढ़े तो कुछ क्वाज़ार तारों के चित्र हैं, कुछ नेबुलाओं के चित्र हैं, और इस तरह से पल्सार तारों में भी देखते हैं हम। इस तरह से पल्सेटिंग स्टार है, और कुछ गैलेक्सियों के जो चित्र हैं, नेबुलाओं के, रेड रेक्टेंगुलर नेबुला, और इस तरह से कुछ होरग्लास नेबुला, और इस तरह से कैट्स आई नेबुला, और इस तरह से कई नेबुलाओं के चित्र हैं जो आप देख रहे हैं। बटरफ्लाई नेबुला, और इस तरह से ईटा कैरियना नेबुला, और इस तरह से आप ये जो चित्र देख रहे हैं, मेरा विचार है कि इन सभी में इसका अपर और लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट, अगर इनको देखें ध्यान से, तो एक तरह से मैटर इसमें एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट और टाइट हो रही है। ट्विस्ट और टाइट का मतलब है कि इनका अपर और लोअर पार्ट एक डायरेक्शन में नहीं मूवमेंट कर रहा है। तो इसका सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ सन एंड स्टार्स एंड गैस जिएंट ऑब्लेट। तो आप सूर्य की आकृति है, इस तरह से सूर्य के एसडीओ के जो चित्र हैं, सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी का, और इस तरह से जब हम इक्लिप्स के समय सोलर कोरोना को देखते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का 3D क्लिपिंग कैसे होता है, तो इस प्रकार से हेलियोस्फेरिक करंट शीट है। और अगर हम देखें कि जुपिटर के नॉर्थ पोल, साउथ पोल, सैटर्न के नॉर्थ पोल, साउथ पोल को देखें, और इनके इक्वेटोरियल पार्ट को देखें, तो आप अपनी सोच बदल सकते हैं कि इनके जोनल रोटेशन जो इस तरह से आप देख रहे हैं, तो ये इस प्रकार से नेपच्यून में भी देखिए एक डिफरेंशियल रोटेशन है। अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग वेलोसिटी से मैटर का मूवमेंट है, जिसको डिफरेंशियल रोटेशन कहते हैं। तो इस तरह से ये फेमस गैलेक्सियों, नेबुलाओं के चित्र के बाद में सूर्य के बारे में और ग्रहों के बारे में मैंने बात कही, तो इनमें मैटर और एनर्जी एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रही है। इसी प्रकार से हम पृथ्वी में डिफरेंशियल रोटेशन को अगर नोट करें, इस तरह से हवाओं का पैटर्न है, तो जो महासागरों का पानी है, जो नॉर्थ और साउथर्न पार्ट में है, एक डायरेक्शन में नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोरियोलिस फोर्स के कारण ये बताया जाता है कि नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट में मैटर का मोशन इस तरह से है। तो इस तरह से अगर आप देखें, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नासा के ये जो जीपीएस डाटा आते हैं, ये वास्तव में हकीकत ये है कि इन एरो का मतलब ये है कि डिफरेंशियल रोटेशन का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है। अभी मैं प्लीज सुनते रहिए आगे। तो इस तरह से जो पृथ्वी की टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं, इसमें जो हलचल होती है, डिफरेंशियल रोटेशन का प्रभाव है, जो आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। और मैं ये कहता हूं कि इस तरह से आपके सामने तो डिफरेंशियल रोटेशन के प्रभाव से साउथ अमेरिका और अफ्रीका की ऐसी आकृति बन गई। और इस तरह से आप मिड अटलांटिक रीज को देखें, तो वास्तव में ये प्रकार से पृथ्वी में जो ये डिफरेंशियल रोटेशन है, तो बहुत पहले से, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और इस तरह से कॉन्टिनेंट्स में बेंडिंग है जो आप देख रहे हैं। तो आप स्पष्ट रूप से इस प्रकार से हवाई द्वीप समूह को देखें, तो ये बेंडिंग स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती है। और ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में इस प्रकार से आप जो न्यूजीलैंड का आकृति देखते हैं, तो वो न्यूजीलैंड की आकृति वास्तव में क्या है, बेंड हुई हुई है। इस तरह से आप और आगे बढ़े हैं, तो पृथ्वी पर महाद्वीपों की जो आकृति है,
अलग अलग अक्षांश पर जो देखते हैं आप, मैक्सिको, कैरिबियन, इस तरह से साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इस प्रकार से बेंडिंग हुआ दिखाई देता है। तो न्यूजीलैंड की आकृति इस तरह से बेंड हुई है, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं। और इस तरह से आप एक प्रकार से नॉर्थन और साउथर्न पार्ट को अपोजिट हुए हुए देख सकते हैं। जैसे ये मिड अटलांटिक रिज है, वो एक तरह से इस प्रकार की आकृति बनती है। तो महाद्वीपों की इस प्रकार की आकृति को ध्यान से नोट करें आप। और इस तरह से आप ये जो देखते हैं, ये जियो साइंस और अर्थ प्लैनेटरी साइंस पूरी की मैं बात कर रहा हूं कि इस तरह से आप देखते हैं कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर जो फॉसिल्स और एनिमल्स के जो मिले हैं, तो इसके बारे में ये कहा जाता है एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो ब्रेक होकर के अलग अलग डायरेक्शन में, इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में, इस प्रकार से अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट होते हुए, जिसके कारण क्या है, फॉसिल्स के अवशेष मिले हैं जो अलग अलग महाद्वीपों पर आप देख रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन रियलिटी ये है कि इसका कारण ये नहीं है। वास्तव में क्या है कि हमारा ये जो ग्रह है, वास्तव में क्या है कि पहले जुपिटर, फिर सैटर्न, और फिर यूरेनस और नेपच्यून, और सुपरा से अर्थ, इस प्रकार से एक कन्वर्जन की प्रोसेस चलती रही। इस कन्वर्जन की प्रोसेस के कारण, इस रूपांतरण की प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे क्या है कि ये महाद्वीप, इनकी आकृति, इस प्रकार की आकृति, जैसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं, एक दूसरे के अपोजिट बैंड हुए दिखते हैं। दुनिया में ऐसी बात करने वाले और भी वैज्ञानिक हैं और जियो साइंटिस्ट भी हैं जो ऐसी बात करते हैं कि वास्तव में नॉर्थन और साउथर्न पार्ट में जो महाद्वीप है, उनका बेंडिंग स्ट्रक्चर है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर साउथ अमेरिका, अफ्रीका को देखें और साथ में यूरोपियन कंट्रीज को देखें, तो क्या है कि, और इसी प्रकार से इंडिया की बैंड हुई हुई आकृति है, और ऊपर अगर रूस के ऊपर छोटे छोटे द्वीप है। हाँ, तो इस प्रकार से फॉसिल्स डिफरेंशियल रोटेशन के कारण एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर पहुंच गए। वास्तव में पेंजिया जैसा कुछ भी नहीं था। वास्तव में पेंजिया जैसा जो आप देखते रहे कि देयर वाज नो सुपर कॉन्टिनेंट, कोई भी महाद्वीप इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए नहीं थे। तो इसके एविडेंसेस क्या है, कैसे इसका प्रमाण मिलता है? वास्तव में पेंजिया जैसा कुछ भी नहीं था। और हम जो नेबुलों में, गैलेक्सियों में, और सूर्य तारों में, और इस प्रकार से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में देखते हैं, वही डिफरेंशियल रोटेशन के कारण एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर वास्तव में इस प्रकार से फॉसिल पहुंच गए। तो आप देखिए कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका कभी आपस में जुड़े हुए नहीं थे। ये हकीकत में वास्तव में क्या था, तो वास्तव में क्या है कि जो डिफरेंशियल रोटेशन आप जुपिटर में देख रहे हैं, सैटर्न में देख रहे हैं, यूरेनस, नेपच्यून में देख रहे हैं, वही क्या है पृथ्वी में हुआ। तो इंडिया की इस प्रकार की जो ये बेंडिंग स्ट्रक्चर है, ये वास्तव में क्या है, अंटार्कटिका से, अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से ब्रेक होकर के नॉर्थ की तरफ सिरकने से नहीं हुआ। वास्तव में क्या है कि इसके पीछे मूल कारण ये है कि जो लॉन्ग प्रोसेस है डिफरेंशियल रोटेशन की, जो सॉलिडिफिकेशन होता गया, और धीरे धीरे क्या है कि ओशनिक क्रस्ट बनी, और इस प्रकार से धीरे धीरे क्या है कि जो कॉन्टिनेंट्स की जो लिथोस्फीयर क्रस्ट बनी, वो इस तरह से बेंडिंग होती हुई बनी। इसका जो लॉन्ग प्रोसेस है, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से इस पे जियो साइंस में बताया जाता है, अर्थ साइंस में बताया जाता है। तो ये सब इसके पीछे सिस्मिक वेव्स किस प्रकार से चलती है। अगर पृथ्वी के, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखें और उनको सैटर्न, जुपिटर से कन्वर्ट क्या कंपैरिजन करें, तो आपको हैरानी होगी कि जो अंटार्कटिका की आकृति है, उसका मूल कारण जुपिटर, सैटर्न में जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि सैटर्न का नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से उल्टा मूवमेंट होता है। इसी प्रकार से यूरेनस में भी होता है और नेपच्यून में भी होता है। तो आप देखिए कि मंगल ग्रह के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर ध्यान से देखें, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये सिमिलरिटी, कॉमन और जो सिमेट्रिसिटी है, तो वास्तव में क्या है कि धीमी गति से क्या है, जुपिटर, सैटर्न के बीच में
कन्वर्जन का प्रोसेस चला, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न के बीच के कई ग्रह मिले हैं। नासा के केप्लर मिशन इसके लिए सॉलिड प्रूफ है। और सैटर्न और यूरेनस के बीच के भी कई अनेक ग्रह मिले हैं, यूरेनस और नेपच्यून और सुपरात से अर्थ। ये मैं कोई कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ। नासा के केप्लर मिशन से 3000 के करीब ग्रहों का पता चला है। अगर उनके मास, उनकी रेडियस, उनके टेम्परेचर, उनकी डेंसिटी, उनकी ग्रेविटी, रोटेशन, सभी का क्या है कि कंपैरिजन किया जाए तो पता चलता है कि एक लंबी प्रक्रिया के शुरू के बाद में, और इस तरह से धीरे धीरे पृथ्वी पर जैसे जैसे एक गैस जिएंट प्लेनेट, रॉकी प्लेनेट में कन्वर्ट होता है। दुनिया में ऐसे शोध पत्र लिखने वाले लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बताया है कि जुपिटर धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन होकर एक रॉकी ग्रह में कन्वर्ट होगा। और सैटर्न भी इस प्रकार से, यूरेनस, नेपच्यून, अगर इस प्रकार से 3000 के करीब जो पता चले हैं, जैसे नासा के केप्लर मिशन से और दूसरे अभियानों से पता चल रहा है। तो देखिए इस प्रकार से पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट क्यों हो रही है, तो इसके पीछे एक लॉजिक, और सूर्य भी घूर्णन नहीं कर रहा है। तो एक गैसियस प्लाज्मा गैसियस पिंड के हिसाब से वास्तव में क्या है कि हमारा जो ये पृथ्वी है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार से क्या है कि ट्विस्ट और टाइट हो रहा है। और अगर हम देखें तो वास्तव में तो इस तरह से आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में हमारा जो ये प्लेनेट है, वास्तव में क्या है, ट्विस्ट और टाइट हो रहा है, क्योंकि हवाओं का डायरेक्शन एक दिशा में नहीं है, और पानी का मूवमेंट भी एक डायरेक्शन में नहीं है, बादलों का मूवमेंट भी एक डायरेक्शन में नहीं है। अगर इसके कॉन्टिनेंट्स का स्ट्रक्चर देखें, ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखें नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट में, तो ये एक तरह से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और सुपरा से अर्थ, इस प्रकार से ये पैटर्न बना। और अगर आप और आगे बढ़े तो आप इसकी गणित समझना चाहें कि वास्तव में कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके हिसाब से ये सब हो रहा है। तो वास्तव में हमारे इस पृथ्वी ग्रह में अलग अलग लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोन लेयर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। तो ये इस प्रकार का जो कंसेंट्रिक लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो दूसरे ग्रहों में भी है। इसी प्रकार से सूर्य में भी अलग अलग कंसेंट्रिक लेयर्स हैं। तो आप देखिए कि पृथ्वी का इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट इस प्रकार से है। सूर्य में भी रेडिएटिव जोन, कोर, कंडक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना है। तो वास्तव में हमारे ब्रह्मांड में जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है वो इस प्रकार से अस्त व्यस्त नहीं है, वो एक रैंडमली नहीं है, बल्कि सुव्यवस्थित तरीके से जमी हुई है। ऐसा मैं क्यों सोचता हूँ? ऐसा सोचने के पीछे कारण यह है कि अगर हम सभी प्लैनेट्स के बारे में देखें, स्टार के बारे में देखें, सभी का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सभी प्लैनेट और सभी प्रकार के आकाशीय पिंडों का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और पृथ्वी का जो शेप है वो ऑब्लेट है। अगर इस ऑब्लेट की बात करें, जैसे दूसरे तारों में देखें, एचेनस, रेगुलस, एल्टेयर, सन, इनका ऑब्लेट शेप है। और इससे से अगर हम और आगे बढ़े तो आप देखिए कि वास्तव में ऑब्लेट शेप का कारण क्या है। ये अपने एक्सिस पर रोटेशन के कारण ऑब्लेट शेप नहीं बनी है। वास्तव में हकीकत में ऑब्लेट शेप का कारण क्या है, और ये वेरिएबल ऑब्लेटनेस के जो डाटा है, जो अलग अलग शोध पत्रों में क्या है कि जियो साइंटिफिक लोगों ने कहा है, तो पृथ्वी और सूर्य और तारों और ग्रहों के ऑब्लेट शेप को ध्यान से नोट करें तो पोल पर फ्लैटनिंग और इक्वेटर पर बल्गिंग, इसके पीछे मूल कारण ये है कि वास्तव में क्या है कि पृथ्वी और सूर्य और तारे इस तरह से, तो सॉरी थोड़ा, हाँ, तो अगर एक कॉमन पैटर्न की बात करें तो हमारे इस पूरे यूनिवर्सल सिस्टम में देखें तो गैलेक्सियों की आकृति है, पृथ्वी पर चक्रवात है, फन का पौधा है, इस तरह से क्या डीएनए के डबल हेलिक्स है, सूरजमुखी का पुष्प है, इस प्रकार से सीप की आकृति है। तो ये कॉमन पैटर्न फिबोनाची नंबर के कारण नहीं है। हकीकत में इसके पीछे मूल रीजन क्या है? मूल कारण ये है कि एक कॉमन ज्योमेट्री है। जैसे पेड़ पौधों में ब्रांचिंग ऑफ लीव्स और ब्रांचिंग ऑफ स्टेम्स होता है, और इस तरह से हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बना? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं है।
बल्कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो बहुत लंबी प्रक्रिया है। सूर्य में, ग्रहों में देखें, इस तरह से ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो वास्तव में अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो हमें एआई ऑपरेशन की थ्योरी को मॉडिफिकेशन करके, यानी कि बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो हमें पीछे जाना पड़ेगा कि पृथ्वी पहले सुपर अर्थ थी और पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह मिले हैं, और उससे पीछे जाए तो नेपच्यून से पीछे जाए तो यूरेनस, और के बीच के कई ग्रह मिले हैं। इस तरह से जीवन का अस्तित्व कैसे आया और कैसे इसका विकास हुआ, ये एक प्रकार का बाहर से जीवन नहीं आया, कि पृथ्वी के बाहर से क्या है कि बैक्टीरिया आकर के गिरे एस्ट्रॉइड के माध्यम से या उल्काओं के माध्यम से, तो इसका कारण ये नहीं है, बल्कि एक धीमी गति से जो कॉन्शियसनेस है, जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, बहुत धीमी गति से सूर्य और उसके बाद में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ, इस प्रकार से एक रासायनिक विकास की प्रक्रिया चलती रही। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का मूल कारण ये है कि वास्तव में इस प्रकार से पृथ्वी में धीमी गति से ये वास्तव में हमारा जो मैमल्स, ऑर्थोपोडा, सिलेंटेटा, रेप्टिलिया और सभी प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, कीट पतंगे हैं, तो आप देखिए कि इस प्रकार से धीमी गति से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। मैं आपके पृथ्वी की ट्विस्टिंग और टाइटनिंग की बात पर फिर आऊंगा, 1 मिनट थोड़ा सा मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए आगे, अगर मैटर का डिवीजन देखें तो इस प्रकार के फॉर्मूला, जो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ऑब्लेट स्फीरॉइड, तो आप इस मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरफ ध्यान दें। इसमें जो अलग अलग पैरामीटर है, उनकी वैल्यू रखने पर उनके जो स्ट्रक्चर बनता है, तो आप देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड की जो स्ट्रक्चर होता है, ये 2D फॉर्मूला है कन्फोकल इलिप्स का। अगर 3D फॉर्मूले की बात करें तो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड इस प्रकार से उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो वास्तव में अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो स्पेस फैब्रिक की बात है, ये कोई तालाब नहीं है, बल्कि हकीकत में पृथ्वी किस प्रकार से स्पेस को ट्विस्ट करती है, वास्तव में ये 3D में बात करें तो ये बात बदल जाती है। तो हम और आगे देखें तो अगर आप 3D स्ट्रक्चर देखें, वास्तव में ये जो सूर्य और तारे हैं या ब्लैक होल है, वो इस प्रकार से स्पेस फैब्रिक को दबाते नहीं है, बल्कि 3 डायमेंशन में अगर बात करें तो पूरा का पूरा अगर एक जो फैब्रिक है वो एक प्रकार का अलग प्रकार के मैथमेटिकल फॉर्मूले के अनुसार होता है। तो और आगे चलते हैं। देखिए इस प्रकार से कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड का ये चित्र है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए अलग अलग कन्फोकल्स है, उनके साथ में हाइपरबोलॉइड है और सभी आकाशीय पिंड ट्विस्ट होते हैं। इसके कारण ये फॉर्मूला जो है कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड का, वो इस पे लागू होता है और इस प्रकार से जो आकाशीय पिंड है वो दोलन करते हैं, तो उनके अलग अलग लेड स्ट्रक्चर है। वास्तव में वो लेड स्ट्रक्चर कन्फोकल है, कंसेंट्रिक नहीं है, और उनके साथ साथ हाइपरबोलॉइड भी बनते हैं। यहाँ पर मैंने 4 हाइपरबोलॉइड बताए हैं, लेकिन हकीकत में बहुत सारे हाइपरबोलॉइड और इलिप्सॉइड होते हैं ऑब्लेट इस प्रकार से। तो देखिए इस तरह से मैं अपनी बात कहते हुए कि ब्रह्मांड में सभी आकाशीय पिंड जो है 2 भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में दोलन करते रहते हैं, और वास्तव में उनका फॉर्मूला जो है वो टॉरस नहीं है, और अलग अलग पैरामीटर की वैल्यू रखने पर वास्तव में इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। तो अर्थ का वास्तव में ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से कन्फोकल लेड है, और सूर्य का भी इसी तरह से है कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड। और इस प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं तो एक मैग्नेट के चारों ओर जो फील्ड होता है वो टॉरस ज्योमेट्रिकल नेचर का नहीं होता, जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि वास्तव में टॉरस होता है, लेकिन टॉरस वास्तव में नहीं होता है। हकीकत में सभी आकाशीय पिंड 2 भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में दोलन करते रहते हैं,
इस तरह से एक पेड़ के चारों ओर हमारे हमारे कंकाल, जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से कन्फोकल ऑपरेटिव पीरियड की मैथमेटिक को पालन करता है। आगे देखें कि अब हम बात करते हैं कि आकाशीय पिंड कैसे बनते हैं और किस प्रकार से नष्ट होते हैं। तो ये पृथ्वी के जन्म का जो ये तरीका बताया जाता है, इस तरह से अलग अलग पिंड टकराते हुए, कि सबसे पहले सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन रिवोल्यूशन कैसे हुआ और ग्रह कैसे बने, चंद्रमा कैसे बने। हकीकत में क्या है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो पहले बड़ा था। तो हमारा चंद्रमा किसी थिया नाम के पिंड के टकराने से नहीं बना, और हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मुलेशन और रिवोल्यूशन ऐसे नहीं हुआ, बल्कि हमारा सोलर सिस्टम पहले बड़ा था और बड़ा था। इस तरह से हमारे ग्रह भी सभी बड़े थे और पृथ्वी भी एक गैस जिएंट स्टेट में थी। उससे पहले हम बैक में जाएं तो हमारा सोलर सिस्टम विशाल भीमकाय आकार में था। जैसे हम आज बैटल हुए तारे की बात करें या दूर से बड़े तारों की बात करें कि उनका आकार बड़ा था। युवा स्कूटी जिस प्रकार से दूर से बड़े भीमकाय तारे हैं, इस तरह से क्या है कि हमारा ये सूर्य है सिकुड़ते सिकुड़ते छोटा होता गया और हमारा सोलर सिस्टम इस प्रकार से सिकुड़ते हुए छोटा होता गया। तो हमारा सूर्य हकीकत में सिकुड़ रहा है, सूर्य का आकार बड़ा नहीं हो रहा है। इसके पीछे मैं ये कारण कहता हूं कि वास्तव में इस प्रकार से हमारा जो ये सूर्य है जो है वो धीरे धीरे इस प्रकार से लो मास स्टार में, इस प्रकार से ब्राउन ड्वार्फ में, इस प्रकार से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर आर्थ से आर्थ, इस प्रकार से कन्वर्जन होगा। तो इस तरह से तो तारे ठंडे होते जाते हैं और उनका आकार घटता जाता है। और इस तरह से घटते हुए अगर ऐसी बात करें कि पृथ्वी का अतीत क्या था, पृथ्वी अतीत में सुपर आर्थ थी और भविष्य में वो इस प्रकार से धीरे धीरे वीनस जैसे ग्रह में बदल जाएगी। तो इस प्रकार से धीमी गति से ये कन्वर्जन की प्रोसेस चलती है और इस प्रोसेस के चलते हुए धीरे धीरे महाद्वीप और महासागर उत्पन्न होते हैं, पानी का अस्तित्व आता है। इसी प्रकार से धीमी गति से पृथ्वी का किसी अचानक नहीं होगा, बल्कि ये कन्वर्जन की प्रोसेस से आगे वीनस और इसके बाद में क्या है कि धीमी गति से ये मार्स में, गैनीमेड में, इस प्रकार से प्लूटो में, इस प्रकार से धीमी गति से। तो मैंने एक कॉमन चार्ट बनाया और इस चार्ट के अनुसार मैं अपनी बात कहता हूं कि ब्रह्मांड में जब ट्विस्ट और टाइट होता हुआ ब्रह्मांड, यानी नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट ऑफ यूनिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट होते हैं, तो उनके सेंटर में कसते हुए एक ब्लैक होल बनता है। ये ब्लैक होल समय के साथ में ठंडा होता हुआ और धीरे धीरे एक ब्लू स्टार में, फिर ब्लू स्टार में, फिर व्हाइट स्टार में, फिर येलो स्टार में, फिर इस प्रकार से धीरे धीरे घटते हुए रेड स्टार में, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून, इस प्रकार से सुपर आर्थ, फिर मार्स, फिर वीनस, टाइटन, इस प्रकार से धीमी गति से प्लूटो, मरकरी, मून, कॉमेट, एस्ट्रॉयड और अंततः ये ब्रेक होते हुए ये ब्रह्मांड में घुलता जाता है। मिट्योर्स इस प्रकार से डस्ट है, इस प्रकार से ब्रह्मांड के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में इस प्रकार से विलीन हो जाते हैं। तो आपको इतना कहने के बाद आपको बता दूं कि ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात दुनिया में करने वाले कई लोग हैं, लेकिन ये बात सबसे पहले आई कैसे? हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ये कहा जाता है कि साइक्लिक यूनिवर्स की बात कही जाती है, चक्र में ब्रह्मांड की बात कही जाती है। तो चक्र में ब्रह्मांड की बात एक माइथोलॉजिकल थी, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में जब साइंटिफिक फॉर्म में आई तो फ्राइडमान और अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पहली बार ये कहा गया है कि ब्रह्मांड फैल रहा है और इस प्रकार से फैलते हुए इस तरह से क्या है कि बिग बैंग होता है और फैलते हुए ब्रह्मांड में इस प्रकार से गैलेक्सियां, तारे सब बनते जाते हैं, ग्रह बनते जाते हैं और इस प्रकार से चंद्रमा बनते हैं। लेकिन ब्रह्मांड कितना फैलेगा, अंततः वो सिकुड़ेगा भी। तो बिग बैंग और बिग क्रंच की बात रिचर्ड टॉलमान ने पहली बार कहा कि हमारा ये यूनिवर्स जो है अनेक इस प्रकार से ब्रह्मांड जो है साइक्लिक है और इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों होता है। आज वर्तमान में अनेक लोग बिग बैंग और बिग क्रंच दोनों की बात कर रहे हैं। ऐसे शोध पत्र मेरे पास में है जिनमें बता सकता हूं कि वैज्ञानिक बिग क्रंच को भी सपोर्ट करते हैं। गैलेक्सियां केवल अपना एक दूसरे दूर ही नहीं हट रही है,
बल्कि एक दूसरे के पास भी आ रही है। तो इतना कहने के बाद मैं आपको अब बता दूं कि वास्तव में क्या है कि ये ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की जो बात मैं आपके सामने मैंने रखी है, तो हकीकत में क्या है कि हमें पहली बात तो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स काम कैसे करता है, हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। वास्तव में क्या है कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। ऐसा मैं क्यों सोचता हूं, क्योंकि सभी आकाशीय पिंडों में जो क्या है कि लेड स्ट्रक्चर है, कंसेंट्रिक नहीं है बल्कि कनफोकल है। और साथ में क्या है कि उनमें अगर आप देखें कि मैथमेटिकल फॉर्मूला जो कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड का है, तो यूनिवर्स की जो ज्योमेट्रिकल शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वास्तव में कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। तो उन ऑब्लेट और अलग अलग प्रकार के हाइपरबोलॉइड की बात करें तो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर, उसमें मैटर और एनर्जी ऐसे ही बिखरे हुए नहीं है, बल्कि सिस्टमेटिक पैटर्न के अनुसार उसमें जमे हुए हैं। और अगर आप इस तरह से अगर देखें तो वास्तव में हमारे जब सभी आकाशीय पिंड है, उनका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, चाहे सूर्य है, तारे हैं, दूसरे ग्रह हैं और हमारा पृथ्वी ग्रह है, उनका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो ग्रेविटी की बात है, वास्तव में ग्रेविटी का स्ट्रक्चर क्या है, कनफोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसा कि पहले कहा गया, हमने कहा है कि अर्थ इज ट्विस्टिंग एंड टाइटनिंग नॉट रोटेटिंग। लेकिन ये बात कैसे प्रमाणित होती है? देखिए, आप लोग जो पृथ्वी को दिन रात देख रहे हैं या पृथ्वी पर को पूरी की परिक्रमा की बात कर रहे हैं, वो इसके आपको वो पैमाना समझना पड़ेगा। आप पृथ्वी पर बैठे हैं और एक 12,742 किलोमीटर व्यास की पृथ्वी पर एक छोटे से स्थान पर बैठे हैं और आप आसमान के एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए मिल्की वे चलती हुई दिखाई देती है और तारे चलते हुए दिखाई देते हैं और वास्तव में पृथ्वी रोटेट होती है। ये असंगत है, ये अतार्किक है, अवैज्ञानिक है। कारण कि हमें अगर अंतरिक्ष से भी अगर सैटेलाइट लेता है तो सैटेलाइट का छोटा सा आकार और वो थोड़ी सी पृथ्वी को देख रहा है, वास्तव में वो पूरी पृथ्वी को कवर नहीं कर रहा है। अगर अंतरिक्ष में एक निश्चित स्थान पर से पूरी पृथ्वी को कवर करें तो बादल एक डायरेक्शन में नहीं चल रही है, हवाएं एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं और इसी प्रकार से महासागरों का पानी भी एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा। आप कहेंगे ये कोरियोलिस फोर्स के कारण है, नहीं, आप इसकी हिस्ट्री में बैक में जाइए। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ और इनके बीच के ग्रहों का पता चल रहा है। तो इसका मतलब पृथ्वी के जन्म का वास्तव में ऐसे नहीं हुआ था। पृथ्वी से थोड़े से बड़े यानी सुपर अर्थ से थोड़े बड़े, इस प्रकार से अनेक केपलर ग्रहों का पता चला है। उन सभी को एक क्रमबद्ध ढंग में रखने पर, उनको एक सीक्वेंस में रखने पर, एक चेन में रखने पर पृथ्वी के जन्म का तरीका ही बदल गया। तो आपको बताऊं कि वास्तव में पृथ्वी का जन्म हुआ कैसे और ग्रहों का जन्म कैसे हुआ। तो हेलो, प्लीज लिसन प्लीज। तो इस तरह से धीमी गति से क्या है ट्रांसफॉर्मेशन होता गया। तो जुपिटर और सैटर्न के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं। अगर उस क्रमबद्धता को देखें तो हम देखें ध्यान से, जुपिटर का अगर पूरा एकदम ध्यान से क्या है स्ट्रक्चर देखें तो उसके अलग अलग अक्षांश पर अगर आप अनगिनत साइक्लोन को देखें, आप कैसे कह सकते हैं कि वो 9 घंटे 55 मिनट में घूर्णन कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसके जो इस प्रकार से जो एटमॉस्फेयर में जिस प्रकार से उसमें जो ट्विस्टिंग हो रहा है, नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट, अपर और लोअर पार्ट में, जुपिटर के 4 मून एक क्या है रिट्रोग्रेड ऑर्बिटिंग करते हैं, यानी कि कुछ मून जो है क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, कुछ काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। सैटर्न के भी कुछ मून ऐसे हैं। इसी प्रकार से नेपच्यून का एक मून है टीटन, वो उसका परिक्रमा कर रहा है, बाकी मून है वो सीधी परिक्रमा कर रहे हैं। दूसरे सोलर सिस्टम में भी ऐसे कई एक्सोप्लैनेट का पता चला है जो अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। तो ट्विस्टिंग और टाइटनिंग की बात ऐसे क्यों पृथ्वी से नहीं आती है कि पृथ्वी के इनर कोर को देखें तो वैज्ञानिक कहते हैं कि इनर कोर में मोशन जो हो रहा है ऊपर और नीचे दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, और इसी प्रकार से इनर कोर के अलावा आउटर कोर को देखें तो उसमें संवहन धाराएं यानी कि कन्वेक्टिव करंट जो है वो ट्विस्ट होती हुई है। इसी प्रकार से हम सॉलिड
लिथोस्फीयर क्रस्ट की बात करें, यानी महाद्वीपों के स्ट्रक्चर की बात करें, जो दुनिया में चर्चा का विषय है, और वैज्ञानिक लोग, भूवैज्ञानिक लोग और अनेक जियो साइंटिस्ट लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण उनको पता नहीं है, लेकिन मैं कारण सही बता रहा हूँ, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के कारण। इस प्रकार से मैं एक ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की एक डिफरेंट बात कर रहा हूं। देखिए, आप जब यूनिवर्स में इस प्रकार से मैटर और एनर्जी टर्निंग मंथन होता हुआ, इस प्रकार से ट्विस्ट टाइट होता हुआ यूनिवर्स कसता है, तो सेंटर में एक ब्लैक होल बनता है, फिर वो लूज होता है, तो और इस प्रकार से धड़कता रहता है, तो अनेक ब्लैक होल बनते जाते हैं। वो सेंटर से हटते हैं, वो धीरे धीरे ब्लैक होल तारों में कन्वर्ट होते हैं, अलग अलग तारों में कन्वर्ट होते होते धीरे धीरे सूर्य में कन्वर्ट होते हैं। सूर्य का भविष्य क्या है? सूर्य किसी ब्लैक होल में कन्वर्ट नहीं होगा, ना न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा। हकीकत में वास्तव में होगा ये कि सूर्य धीरे धीरे डिम होता हुआ दूसरे लो मास स्टार में, फिर ग्रहों में, फिर धीरे धीरे क्या है कि वो अलग अलग क्या है कि ग्रहों में बदलते हुए रॉकी स्टेट में परिवर्तित होगा। सॉलिडिफिकेशन होते होते महाद्वीपों का अस्तित्व आएगा, जीवन का अस्तित्व आएगा, पानी बनेगा। तो ये एक बहुत बहुत धीमी धीमी प्रक्रिया जो चलती है। तो ये लॉन्ग प्रोसेस अंततः हमारे इस पृथ्वी ग्रह को देखें तो वास्तव में ये ट्विस्टिंग कैसे हो रहा है। तो ट्विस्टिंग का आप एक बहुत ही छोटे पैमाने पर बैठे हैं, पृथ्वी पर एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं, इस कारण से हमें ऐसा लग रहा है कि दिन रात हो रहे हैं। लेकिन दिन रात पूरी खगोलीय इतिहास को देखें, पृथ्वी के सेलेस्टियल हिस्ट्री को देखें, जो कि नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार नहीं है। वास्तव में नेबुलर हाइपोथेसिस जैसा कुछ भी नहीं था, ये कन्वर्जन की प्रोसेस है। हमारा सोलर सिस्टम बड़ा था, बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था, इस तरह से धीमी गति से हमारा सोलर सिस्टम ये कॉन्टैक्ट होते हुए इस रूप में आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये ट्विस्टिंग और टाइटनिंग की बात मैं क्यों कहता हूं। और साथ में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी नहीं कर रही है, ये एक विराट दोलन व्यवस्था है। एक भीमकाय, अगर गिगेंटिक शब्द यूज करूं कि विराट स्तर पर आप देखें तो वास्तव में ये एक प्रकार का मंथन है, एक प्रकार का चर्निंग है, एक प्रकार का ट्विस्टिंग टाइटनिंग है। यानी क्योंकि प्रत्येक आकाशीय पिंड, चाहे नेबुलाओं की बात करो चाहे गैलेक्सियों की बात करो, उनका हाफ यानी आधा ऊपर का और आधा नीचे का, दोनों हेमिस्फीयर में यानी दोनों पार्ट्स में एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में कस आउट हो रही है और द्रव्य ऊर्जा का मंथन हो रहा है, ट्विस्ट टाइट हो रही है। तो आप ऐसे करते हुए अगर आप अपने पृथ्वी पर जितने भी लिविंग्स नॉन लिविंग्स है, पेड़ पौधे हैं, कीट पतंगे हैं, सभी की हैबिट में या उनके बॉडी के स्ट्रक्चर में ट्विस्टिंग देख सकते हैं। ऐसा वैज्ञानिक लोग देख रहे हैं। और मैं पूरी कल्पना के आधार पर नहीं कह रहा हूं कि पृथ्वी में ट्विस्टिंग टाइटनिंग का ये जो बात है, मैं ये क्यों करता हूं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या संदर्भ है। मैं आपको बताऊं कि रशिया के मॉस्को यूनिवर्सिटी बुलेटिन एक पेपर है, वहां के वैज्ञानिकों ने ये बात कही है कि वहां के वैज्ञानिकों ने बात कही है कि वास्तव में क्या है कि हमारे यहाँ जो ये पृथ्वी का जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, वो नॉर्थ और साउथर्न पार्ट में अपोजिट ट्विस्टिंग है। तो आप देखिए कि नॉर्थ अमेरिका को देखिए, साउथ अमेरिका को देखिए, इसी प्रकार से मिड अटलांटिक रीज को देखिए, इसी प्रकार से वेस्टर्न यूरोप और अफ्रीका को देखिए। इंडिया भी इस प्रकार से बैंड हुआ है। तो इंडिया के ऊपर आगे हिमालय से भी और ऊपर तो रशिया के कुछ छोटे छोटे द्वीप, नोबिया जेमेलिया जो है, तो इस प्रकार से बैंड हुए हैं। वो कारण क्या है, इस तरह से और आगे बढ़िए। जिस प्रकार से मैक्सिको बैंड हुआ, जिस प्रकार से फिलीपींस, कंबोडिया इस प्रकार से बैंड हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया की भी थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। इस तरह से आप न्यूजीलैंड और हवाई द्वीप समूह को देखिए। कहने का मतलब यह है कि सॉलिड जो लिथोस्फीयर क्रस्ट जो जमीन पर हम बैठे हैं, वो धीरे धीरे उसमें टेक्टोनिक मूवमेंट होता है। भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, सिस्मिक वेव अपोजिट चल रही है। इसके साथ साथ आप देखिए कि हवाओं का ये जो मूवमेंट है नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट में, चाहे ओशियन करंट का है और इस प्रकार वाटर करंट का है, चाहे आप इनर कोर आउटर कोर को देखिए, तो पूरा अर्थ सिस्टम की बात करें तो चंद्रमा भी इस तरह से प्रभावित होता है। तो चंद्रमा जो है वास्तव में पृथ्वी के बेरी सेंटर का क्या पूरा अर्थ सिस्टम का जो है, तो वास्तव में वो बेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहा है। और बेरी सेंटर क्या है वास्तव में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वास्तव में क्या है कि पूरा का पूरा सिस्टम इस प्रकार से धड़क रहा है, टूट रहा है, लेकिन हमें वो तत्काल दिखाई नहीं देता, इतना स्लो मोशन में हो रहा है।
24 घंटे में आप देखिए कि जिस पृथ्वी का हवाओं और पानी और पूरा सिस्टम जो है एक डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा है, घूर्णन की डायरेक्शन में, तो आप घूर्णन कैसे कह सकते हैं? और आप एक बात और नोट कीजिए कि चंद्रमा की गति को आप नियमित रूप से देखते हैं, तो चंद्रमा जो है वो इस प्रकार से इलिप्टिकल पाथ पर क्यों चलता है? लोगों ने कहा कि सैटेलाइट से ये डाटा आ रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के वीडियो हमने देखे हैं, लेकिन फिर गलती कर रहे हैं कि वो एक निश्चित दूरी तक ही है। अगर सैटेलाइट बहुत दूरी से उन उन चित्रों को लेता है और पूरी पृथ्वी को कवर करता है, तब पता चलता है कि ये मंथन हो रहा है, द्रव्य ऊर्जा का ट्विस्ट और टाइट हो रहा है, एक प्रकार से चर्निंग हो रहा है, घूर्णन जैसा कुछ है ही नहीं है। तो इस प्रकार से मैं पृथ्वी के ट्विस्टिंग और टाइटनिंग की बात केवल मात्र पृथ्वी से नहीं, बल्कि नेबुलाओं को देखिए, गैलेक्सी और सर्पिल गैलेक्सियों को देखिए, इलिप्टिक गैलेक्सियों को देखिए, ब्लैक होल की बात कीजिए, तारों की बात कीजिए। सूर्य में अगर आप देखें तो सन स्पॉट क्यों आते हैं? सोलर साइकिल जो है 11.1 वर्ष का है, तो सूर्य के अभी एक हाल में एक वैज्ञानिक खोज में पता चला है कि अकॉस्टिक वेव्स जो है वो सूर्य के ऊपर अपर पार्ट और लोअर पार्ट में अपोजिट मूवमेंट हो रहा है। और इसी प्रकार से सूर्य की हेलियोस्फेरिक करंट सीट देखिए आप, और आप देखिए कि सोलर फ्लेयर्स है, सोलर वाइंड है, वो ऐसे नहीं निकल रही है, सूर्य के ट्विस्ट और टाइट होने से निकल रही है। साथ में एक बात और मैं ऐड करूंगा कि सूर्य जो है किस प्रकार से मास, एनर्जी, रेडिएशन, लाइट को इजेक्ट करता है, ये कोई न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के कारण नहीं है। वास्तव में क्या है कि एक बहुत बड़ी पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो है, और जिसके साथ साथ मैं ग्रहों को भी शामिल कर रहा हूं कि मरकरी इस प्रकार से ऑर्बिट क्यों कर रहा है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और आगे तक और क्लाउड से भी आगे, वास्तव में पूरा का पूरा सोलर सिस्टम इस प्रकार से कस रहा है, लूज हो रहा है। तो जिस प्रकार से ये दिखाया जाता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो अंतरिक्ष में इस प्रकार से चलता है, ग्रहों को, तारों को इस प्रकार से सर्कुलर हेलिकल मोशन में, लेकिन ये हेलिकल मोशन का ये आइडिया ही गलत है। वास्तव में क्या है कि पूरे एंटायर सोलर सिस्टम को एक मास और एनर्जी का बबल पूरा घेरा हुआ है, और मास और एनर्जी का वो बबल जो क्लाउड है वास्तव में पूरे सोलर सिस्टम को कसे हुए है, टाइट किए हुए हैं। इस प्रकार से सूर्य धड़क रहा और इस प्रकार से कस रहा। तो मैं इस प्रकार से ये कहना चाहूंगा कि आप यूनिवर्स में कॉमन, सिमिलर और सिमेट्रिसिटी की बात कीजिए, केवल मात्र पृथ्वी की बात नहीं है, ये पूरे यूनिवर्सल सिस्टम की बात। पृथ्वी कोई अलग से ग्रह नहीं है, सबसे कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट हो रही है। तो हमारा जो हम एक छोटे से स्थान पर खड़े होकर के हमने वीडियो कैप्चर कर लिया, शूट कर लिया, और हम दिखा रहे हैं कि देखो मिल्की वे चल रही है। क्यों? क्योंकि हम एक छोटे से स्थान पर बैठ करके और उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आप तो पूरी पृथ्वी की बात कर नहीं रहे हैं। तो पूरी पृथ्वी को जब हम कवर करेंगे तो हमें पता चलेगा हवाओं का डायरेक्शन एक ही नहीं है, घूर्णन की दिशा में नहीं है, पानी का डायरेक्शन घूर्णन की दिशा में नहीं है। चलो मान लीजिए ये कोरियोलिस फोर्स के कारण है, तो ये सॉलिड लिथोस्फीयर क्रस्ट है जो महाद्वीप और महासागरों का स्ट्रक्चर है, महाद्वीपों का स्ट्रक्चर है जो बेंडिंग, ये कहां से आया फिर? तो आप और इनर कोर में भी ट्विस्टिंग हो रहा है, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इनर कोर ट्विस्ट हो रही है, इसी प्रकार से आउटर कोर भी ट्विस्ट हो रही है। तो आप इस धारणा को, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, दुनिया में आप देखिए वाल्टर रसेल ने ऐसी बात कही, और दुनिया में और भी कई वैज्ञानिक कॉमन, सिमिलरिटी और सिमेट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, वो पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब पृथ्वी की जियोलॉजी पर बात आती है, जब हम जियोलॉजी के लोगों से बात करते हैं, भूवैज्ञानिकों से बात करते हैं कि देखो इस तरह से महाद्वीपों और महासागरों का अस्तित्व आया, इस प्रकार से महाद्वीपों की ज्योमेट्रिकल शेप स्ट्रक्चर बनी, तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस बात पर गौर कीजिए कि ये बेंडिंग स्ट्रक्चर आया कहां से। तो आप लोगों के क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा कि हाँ, कैलकुलेशन होनी चाहिए, लेकिन मैं अकेला इतना ही कर सकता हूँ। मेरी कैपेसिटी बस ये है कि मैं ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का एक आइडिया दे सकता हूँ आपको, और मैं ये बता सकता हूँ कि ऐसा सोचने वाले दुनिया में और भी कई लोग हैं जो कॉमन, सिमिलरिटी और सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में पुष्प ऐसे क्यों टूट होते हैं, पेड़ ऐसे क्यों टूट होते हैं, कई कीट पतंगे उनका बॉडी का देखिए, तो ऑर्थोपोडा, सिलेंटेटा, रेप्टिलिया, हमारा बॉडी का स्केलेटन ऐसा क्यों है? ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न आया कहां से?
आखिर ये ज्योमेट्री जो आप देख रहे हैं, हमारे बॉडी में देख रहे हैं, प्लांट्स में देख रहे हैं, एनिमल्स में देख रहे हैं, एनिमीज में देख रहे हैं, इसके साथ साथ ऑर्थोपोडा, सिलेंट्रेटा, रेप्टिलिया सभी में देख रहे हैं, ये बॉडी का स्केलेटन, ये कंकाल बना कैसे? तो आप बात कीजिए लार्ज स्केल पर, पूरे सिस्टम की बात कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी हकीकत में वास्तव में मंथन हो रहा है, द्रव्य ऊर्जा का मंथन चल रहा है। वास्तव में ये एक बहुत बड़े कॉमन पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं, जो आप तब समझेंगे। विवेक गंगवार जी, मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा, प्लीज थोड़ा वेट कीजिए। तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में अनेक ऐसे वीडियो बता सकता हूँ, अनेक बातें बता सकता हूँ, जो लिविंग्स की है, नॉन लिविंग्स की है, हमारे ग्रहों की है, हमारे तारों की है। वास्तव में आप इस बात को भूल जाइए कि आप डिफरेंशियल रोटेशन को देख रहे हैं या नेबुलाओं को, आप पूरे सिस्टम, यूनिवर्सल कॉमन सिस्टम को कवर कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में पृथ्वी, जिसमें हम एक बहुत छोटे से मामूली से इतने से प्राणी हैं, और हम सोचते हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। गैलीलियो का जमाना गया, और अब क्या है कि कोपरनिकस, गैलीलियो को हमें जो थ्योरी दी थी उन्होंने कि सारे ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वो भूलना पड़ेगा, क्योंकि प्रिसिशन के जो डाटा आ रहे हैं, जो पर्टर्बेशन के आ रहे हैं, जो इस प्रकार से वॉबलिंग के आ रहे हैं, इसके पीछे ऑसिलेशन है, एक विराट दोलन व्यवस्था है, एक विराट धड़कन है, एक विराट ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का और चर्निंग ऑफ मैटर का है। तो मैं अपनी बात को पूरी करने से पहले आप सभी को निवेदन करता हूं कि आप केवल पृथ्वी की बात मत कीजिए कि पृथ्वी ट्विस्ट टाइट हो रही है, आप विराट स्तर पर सिस्टम की बात कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो वो लॉन्ग चैन है, जो वो लंबी कड़ी है। केप्लर मिशन से इतने ग्रहों का पता चला, 3000 से ज्यादा ग्रहों का पता चला, अभी भी ग्रहों की खोज हो रही है, उन सबका कंपेरिजन होना चाहिए। तब हम उसके बैक में जैसे जैसे जाते रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे पृथ्वी का अतीत क्या था, फ्यूचर मतलब पास्ट क्या था। पृथ्वी एक सुपर आर्थ थी, एक केप्लर ग्रह थी, और उससे पहले मिनी नेपच्यून थी, फिर नेपच्यून थी, नेपच्यून से पहले यूरेनस थी, यूरेनस से पहले, यानी कि गैस दाना अवस्था थी, गैस दाना अवस्था से पहले एक तारा थी, लो मास स्टार। इस प्रकार से और बैक में जाए, इस तरह से पीछे जाते जाते आप हैरान हो जाएंगे कि हमारा ये कनेक्टेड यूनिवर्स, हमारा ये जो ब्रह्मांड है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड नहीं है। आपके प्रश्न स्वाभाविक है, मैं उनका समय समय पर जवाब देना चाहूंगा, और आपसे निवेदन करता हूं कि दुनिया में ऐसी बातें करने वाले, मैं अकेला इंसान नहीं हूं, मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं, दुनिया में ऐसी बातें करने वाले और भी लोग हैं जो पृथ्वी की ट्विस्टिंग की बात करते हैं, टाइटनिंग की बात करते हैं। मैं तो बस आपको एक ही बात पूछना चाहूंगा, बताइए महाद्वीपों का ये बेंडिंग स्ट्रक्चर कहां से आया? वाई द इनर कोर इज मूविंग अपोजिट डायरेक्शन? ये वैज्ञानिक पूछ रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। वाई आउटर कोर इज ट्विस्टिंग? और इसी प्रकार से हवा और पानी, इसके अलावा पूरा जो अर्थ सिस्टम है, जो टाइड्स होते हैं, वास्तव में ये टाइड्स का कारण क्या है? इस प्रकार से महासागरों का पानी उछाल पे आता है, और इस प्रकार से महासागर, तो वास्तव में इसके पीछे बेसिक फंडामेंटल कारण जो है, एक ऑसिलेशन है, पूरा अर्थ सिस्टम जो है वो धड़क रहा। अभी आपने देखा होगा टाइड्स के बारे में कि चंद्रमा के कारण क्या है, टाइड्स का कोई वीडियो आ रहे हैं, और बताया जाता है इस प्रकार से महासागरों को पानी उछाल खाता है, टाइड्स होता है, ज्वार भाटा होता है। तो ये इसके पीछे मूल कारण तो ये है कि पूरे पूरे अर्थ सिस्टम की बात करें, ये कोई ग्रेविटी का खिंचाव नहीं है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का। आप पूरे सोलर सिस्टम को देखें तो ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, हकीकत में रिट्रोगेशन क्यों होता है? ये कोई ऐसे नहीं कि पृथ्वी से देखने पर एक ग्रह पीछे रह जाता है, दूसरा ग्रह पीछे आगे निकल जाता है। तो वास्तव में ये क्या है कि रिट्रोग्रेड ऑर्बिटिंग, वास्तव में क्या है कि पूरा का पूरा जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, वो इस प्रकार से धड़कता रहता है, इस प्रकार से मंथन होता रहता है, ट्विस्ट होता रहता है, टाइट होता रहता है। अब आप पूछेंगे इसकी गणित क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, आपके पास डाटा कहाँ से आए? तो मैं तो आपको सिंपल सी बात एक ही कहता हूँ, मैंने एस्ट्रोनॉमी की किताबें पढ़ी, जियो साइंस की किताबें पढ़ी, स्टेलर साइंस की किताबें पढ़ी, और सोलर साइंस की किताबें पढ़ी, ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड नेचर ऑफ लाइफ, और हमारा ये हृदय क्यों धड़क रहा है, लिविंग्स में ये जो मैमल्स और सब पढ़ा, ये सभी इस प्रकार से धड़कन क्यों है? तो वास्तव में जो एक फंडामेंटल ज्योमेट्री है, जो कनफोकल ऑब्लेट स्पूरड है, न्यूटन ने कहा कि रोटेशन के कारण ऑब्लेट से बन जाती है, नहीं,
रोटेशन के कारण किसी आकाशीय पिंड की आकृति ऑब्लेट नहीं बनती। वास्तव में यूनिवर्स स्वयं ऑब्लेट है और उससे बने हुए आकाशीय पिंड इस प्रकार से धड़कते जाते हैं। तो ब्लैक होल के बारे में जो अनुसंधान हो रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप एक प्रकार का एक तारा दूसरे तारे में, एक ब्लैक होल धीरे तरह से एक तारे में भीमकाय ब्लैक होल कन्वर्ट होते हैं। तो तारे कभी ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट नहीं होते। आप कहोगे कि हमारे पास में ये प्रमाण है, मैं कहता हूं मेरे पास में भी ऐसा सॉलिड प्रमाण है, मैं पूरी कल्पना की बात नहीं कर रहा हूं। तो प्रिय साथियों, और इस मीटिंग में जितने भी आप सभी लोग हैं, आप लोग विचार कीजिए कॉमन की बात, सिमिलरिटी की बात, सिमेट्रिसिटी की बात, एंटायर सिस्टम ऑफ यूनिवर्स, जो नसीम हरामीन का एक ग्रुप है। आप ध्यान दीजिए, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं टॉरस स्ट्रक्चर है ब्रह्मांड का, मैं कहता हूं टॉरस नहीं, कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। तो आप लोगों से निवेदन मैं ये करता हूं कि आप लोग विचार कीजिए कि पूरे शुरू से लेके आखिर तक की कहानी कहां तक। तो बिग बैंग हुआ, मैं मानता हूं बिग बैंग हुआ, लेकिन पॉइंट मास से शुरू नहीं हुआ, और बिग क्रंच एकदम इनफाइनाइट तक फैलेगा नहीं। तो एक जैसे सूर्य इस प्रकार से ट्विस्ट और टाइट होता है कि पोल पर 6 किलोमीटर सिकुड़ जाता है और इक्वेटर पर वो बल्गिंग होता है 6 किलोमीटर तक। तो इस सोलर साइकिल में ऑब्लेट जो आकृति है वो कैसे चेंज होती है, उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, उसको एक एनिमेशन से कैसे दिखाएंगे, ये मैंने अपने YouTube चैनल में अपनी बात कही है। तो मैं समझता हूं आप लोगों ने मेरी बात को सुना, शायद कई जनों को समझ में आया, कई जनों को फिर भी समझ में नहीं आया, उनके प्रश्न हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, जहां तक मेरी क्षमता है मैं अपने आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। ओके, प्लीज आस्क क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर आपका, आपने अपने विषय को इतने विस्तार से समझाया। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि जैसे सबसे पहला क्वेश्चन विवेक जी ने पूछा है कि अर्थ जो है वो रोटेट हो रहा है या नहीं, लेकिन उसके संदर्भ में मैं दो तीन बातें और जोड़ना चाहूंगा इस प्रश्न के विषय में ही। कि Yes, sir. जैसे आप जो बात कर रहे हो वो बहुत ही विशालता की बात कर रहे हो, लेकिन जब हम साइंस की बात करते हैं तो उसके जो कुछ भी हम मैकेनिज्म तैयार करते हैं तो उसके छोटे से छोटे कंपोनेंट की भी मूवमेंट की हम बात करते हैं। कि जैसे Yes, sir. हम अभी सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सोलर सिस्टम में जो पृथ्वी है वो सूर्य के आसपास चक्कर लगा रही है, ऐसा हम मानते हैं। Yes, sir. जैसे जो आपकी थियरी है वो इसको नकारती है, लेकिन जब हम इतने बड़े अभी तक के नॉन फिजिक्स की अगर बात करें तो इतने बड़े यूनिवर्स की बात कर रहे हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के भी मोशन की हम बात करते हैं। तो जैसे इतने बड़े यूनिवर्स की आप ट्विस्टिंग एंड टाइटनिंग की बात कर रहे हो, तो ये जो प्रश्न है वो यहाँ आता है कि हमारा जो पृथ्वी है वो रोटेट कर रहा है या नहीं। अगर आपका जवाब ना है तो उसी से जुड़ा एक और प्रश्न है कि तो फिर दिन और रात कैसे होते हैं। ओके, मैं बोलूं? जी। देखिए, दिन रात का कारण क्या है और ऋतुओं का कारण क्या है, और इस तरह से इक्लिप्स होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होते हैं। मैं आपको बताऊं कि हम एक बहुत छोटे पैमाने पर, आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम इतने छोटे स्थान पे बैठे हैं और पूरी पृथ्वी की कवर की बात नहीं कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं, हम केवल ये कहते हैं कि देखिए ये टर्मिनेटिंग लाइन जो है, इस तरह से दिन रात, ये दिन रात एक बहुत छोटे से स्तर की बात है। मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि दिन रात नहीं हो रहे हैं, ये एक बहुत ही आपको कहने का मतलब ये है कि एक शॉर्ट स्केल की बात है। जब हम ये कहेंगे कि पूरी पृथ्वी को देखें, तब आपको ये पता चलेगा कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज क्यों होती है, प्लेट मोशन क्यों होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जो भूकंप आते हैं, जैसे जैसे जापान में भूकंप आया, और इस तरह से साउथ अमेरिका में भूकंप,
एक दूसरे के विपरीत। इसी तरह से न्यूजीलैंड में भूकंप आया और तुर्की में भूकंप आया, एक दूसरे से विपरीत। आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि ट्विस्टिंग तो हो रहा है, लेकिन दिन रात का कारण यह है कि जिस सॉलिड लिथोस्फीयर टेस्ट पर, जिस जमीन पर हम बैठे हैं, खड़े हैं, वास्तव में बहुत धीमी गति से ट्विस्ट हो रही है, फटाफट नहीं हो रही है, इसलिए हमें दिन रात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप जुपिटर की बात करें, सैटर्न की बात करें, यूरेनस नेपच्यून की बात करें, जहां पे सॉलिड जमीन नहीं है, तो आप देखिए उसमें किस प्रकार से डिफरेंशियल रोटेशन, जो वास्तव में बैक में जाए तो वास्तव में वो क्या है, हकीकत में एक ट्विस्टिंग टाइटनिंग का विराट रूप सामने आने लगता है। तो मैं आपको कहता हूं दिन रात का एक्सप्लेनेशन या ऋतुओं का कारण एक धीमा ऑसिलेशन है, बहुत ही स्लो मोशन का, इसके कारण आप दिन रात देख। मैं इस भ्रम को खत्म करना चाहता हूं कि आपका पृथ्वी का धड़कन जो है, आपके पृथ्वी का ऑसिलेशन जो है, आपके पृथ्वी का वाइब्रेशन है, जो आपके पृथ्वी का एंटायर सिस्टम का नॉर्थन और साउथर्न पार्ट है, इक्वेटर से ऊपर इक्वेटर से नीचे, दोनों पार्ट एक दूसरे के विपरीत दिशा में ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन धीमी गति से, क्योंकि हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो धीमी गति से उसमें टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है। ये मेरा जवाब है दिन रात का। उसके बाद मैं परिक्रमा की बात करता हूं, तो एंटायर सोलर सिस्टम जो है वो बहुत धीमी गति से जिस प्रकार से प्रीसेशन के डाटा आते हैं, वॉबलिंग के आते हैं, पर्टर्बेशन के आ रहे हैं, ये क्या संकेत करते हैं? गैलीलियो के समय ये बातें नहीं थी। आज नासा के डाटा बता रहे हैं वेरिएबल रोटेशन की, वेरिएबल ऑब्लेटनेस की, और इन सब का मतलब निकालिए। अगर आप वेरिएबल ऑब्लेटनेस की बात करें तो आप देखिए कि पृथ्वी के ग्लेशियर पिघलते हैं और इक्वेटर के पास में पानी का जमावड़ा होता है और फिर वापस ग्लेशियर बनते हैं। ये जो साइकिल चल रहा है, इस प्रकार से अर्थ का बल्गिंग हो रहा है और फ्लैटनिंग हो रहा है, पोल पर फ्लैटनिंग और बल्गिंग। आप इसको 3D में कैसे दिखाएंगे? आप इस वेरिएबल ऑब्लेटनेस को 3 डायमेंशन में कैसे परिवर्तित होते हुए दिखाएंगे? यानी कि पोल का दबना और इक्वेटर का फैलना, और साथ में आप ट्विस्टिंग को, साथ में आप रोटेशन को, इन सबको कैसे दिखाएंगे? एक एक वीडियो बनाना है। दुनिया में और लोग भी इस प्रकार के वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो वीडियो बनाया है, मैं दावा करता हूं मेरा वीडियो एकदम सही है। तो पृथ्वी के और वेरिएबल ऑब्लेटनेस के वीडियो और सूर्य के वेरिएबल ऑब्लेटनेस के वीडियो, जो एक पूरा सोलर साइकिल की बात करते हैं, तब हमें पता चलता है किस तरह से एक सोलर साइकिल में सन स्पॉट चेंज होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, और उसका मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप होता है, और उसके क्या है, किस प्रकार से सोलर एनर्जी निकलती है, प्लेट्स निकलती है, और कोरोनल मास इजेक्शन होता है। मैं देख रहा हूं कि आपका ध्यान इस तरफ है क्योंकि आप छोटे पैमाने की बात कर रहे हैं। बड़े पैमाने की बात करेंगे तब ये सब बदल जाता है। सर, एक और जैसे बात हम करें कि फ्लैट अर्थ के बारे में आपका क्या मानना है? मैं बिल्कुल नहीं मानता, फ्लैट अर्थ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब तो जी, जो अंतरिक्ष के आंकड़े हैं आ रहे हैं। हाँ जी, तो जैसे आप बोल रहे हो कि आप जो थियरी की बात कर रहे हो, उसके रिलेटेड भी बहुत सारे लोग हैं कि जो आपकी थियरी के बारे में मानते हैं। अगर सिमिलर वे में बात करें तो दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं कि जो आज भी फ्लैट अर्थ की थियरी पे को ही सत्य मानते हैं। वो मानना ही नहीं चाहते कि पृथ्वी जो है वो गोल है। तो कहीं आपकी जो थियरी है और जो फ्लैट अर्थर्स हैं, उन दोनों की हम ऐसा कहें कि जिद तो नहीं, मेरा है। फ्लैट अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। फ्लैट अर्थ जैसे फ्लैट अर्थ वाले अपना जिद पर अड़े हुए हैं कि अपना ये जो धरती है वो चपटी ही है। सर, मैं तो अपनी बात है ना, उन आंकड़ों के आधार पर आप नेट पर सर्च कीजिए, गूगल पर, ट्विस्टिंग ऑफ द अर्थ इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री। भूवैज्ञानिकों ने वो पेपर लिखा है, जियो साइंटिस्ट लोग, मैंने नहीं लिखा है। और दुनिया में और भी लोग हैं जो ट्विस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए, नासा के वैज्ञानिकों का भी संदर्भ दूंगा, मेरे पास शोध पत्र है, लेकिन अभी इस लिमिटेड टाइम पीरियड में मैं आपको क्या सारी बातें नहीं बता पा रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा। वन मोमेंट, अब आंकड़ों की बात कर रहे हैं, बट वन आंकड़ों, फिगर्स, नंबर्स, राइट? तो नंबर्स जब आते हैं तो बेसिक नंबर, आपका थ्योरी का सबसे बेसिक फंडामेंटल नंबर, जो एक नंबर आपने कहा वो नंबर तो आपने कहा नहीं अभी तक। बेसिक मेरा क्वेश्चन है, इफ अर्थ इज ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, जैसे आपका दावा है,
तो व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, वो कितना ऑफन या कितना टाइम लगता है एक साइकिल को, या फिर कितना घंटे या कितने दिन या कितने साल में वो साइकिल रिपीट होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए सूर्य जो है ना, सूर्य 11.1 वर्ष में पूरा कट जाता है, लेकिन अभी अगर सूर्य का ऑब्जर्वेशन लें तो हमें रोटेट होता हुआ दिखता है। लेकिन पृथ्वी भी इसी तरह से अभी हमें रोटेट होती हुई दिखेगी। लेकिन हम बात है ये है कि सूर्य का 11.1 वर्ष में मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हो जाता है। इसी तरह से पृथ्वी का भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप होता है। उसका कितना है कि 3,500 वर्ष है कि 2,500 वर्ष है, कितना है वो मैं उस आंकड़ों की तरफ नहीं जाऊंगा। आपका जो प्रश्न है कि नहीं कितने समय में पृथ्वी, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, मेरा ये मानना नहीं था। आप जो सूर्य की बात कर रहे हैं, सूर्य का सोलर साइकिल जो होता है 11 इयर्स का होता है, ठीक है, लेकिन 11 इयर्स में सन का फिजिकल शेप और साइज तो नहीं चेंज होता है ना, सन का मैग्नेटिक। आप देखिए, मैं पेपर मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं इसमें, आपको रिसर्च पेपर का हवाला दूंगा मैं कि ए चेंजिंग सोलर शेप, आप सर्च कीजिए नेट पर, ए चेंजिंग सोलर शेप, ये पेपर है, रिसर्च पेपर उन वैज्ञानिकों के द्वारा है। ये पेपर जो सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी में लगातार ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। तो मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि मिंगकेंग चैंग और बारो ऐसे नाम है, उन्होंने अर्थ के फ्लैटनिंग और बल्गिंग के डाटा ले रहे हैं और अभी भी ले रहे हैं। और एक लॉस नामक वैज्ञानिक है, वो वेरिएबल रोटेशन के डाटा पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो देखिए कि आपका प्रश्न जरूर स्वाभाविक है कि पृथ्वी कितने समय में ट्विस्ट और टाइट हो जाती है। 29 सेकंड का एक पल्स निकलता रहता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है कि पृथ्वी में धड़कन होती है। ये मैंने ऑथेंटिक बात है कि मेरा कोई अपना बनाया हुआ की बात नहीं है। आपको और बात बताऊं कि वास्तव में आप अगर उन रिसर्च पेपर का कलेक्शन करें जिसमें कन्वर्जन ऑफ ए गैसियन प्लैनेट इन रॉकी प्लैनेट, तो आप समझेंगे कि धीमी गति से जो परिवर्तन का क्रम चल रहा है और इसके साथ साथ ब्लैक होल भी तारों में बदलते हैं, ऐसा भी दुनिया में हो रहा है। तारे भी धीरे धीरे ग्रहों में, गैसदानों ग्रहों में। तो अगर लार्ज स्केल पर नेबुलों, गैलेक्सियों की ट्विस्टिंग को, स्ट्रक्चर को देखें तो आप कहेंगे कि पृथ्वी का जो ये घूर्णन है वो हमें एक प्रकार का भ्रम तब लगता है जब हम पूरे यूनिवर्सल कॉमन सिस्टम की बात करते हैं, जब हम लार्ज स्केल की बात करते हैं। लेकिन हम छोटे से स्थान पर बैठे हैं और छोटे से एरिया से इतने कई वीडियो मैंने देखे हैं कि आरियस निशेनबर्ग नाम के एक फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर ने एक स्थान से क्या है कि वीडियो रिकॉर्ड किया आसमान के छोटे से हिस्से को और मिल्की वे को चलता हुआ रहा, टाइमलेस वीडियो। लेकिन वास्तव में वो वीडियो हंसी आती है इस बात की कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को ही कवर नहीं किया और वो कहते हैं कि देखिए पृथ्वी घूर्णन करती हुई दिख रही है। क्योंकि आप की बात करें, थोड़ा रिपीट कीजिए, टेल अगेन प्लीज। आरियस निशेनबर्ग, नहीं, वो वीडियो में हो क्या रहा था, थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। उसमें ये हो रहा है कि उन्होंने हमारी मिल्की वे को धीरे धीरे इस तरह से चलते हुए दिखाया है और इस तरह से बताया है कि देखिए ये आर्थ के रोटेशन का प्रमाण है। मैं आपको वो वीडियो सेंड कर सकता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है, अनिल थानवी द ऑसिलेटिंग यूनिवर्स चैनल पर है, मैंने सब कलेक्शन किया है। मेरा निवेदन ये है कि आपका ये मानना है कि वो अर्थ का रोटेशन प्रूव नहीं करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वो छोटे से स्थान पर बैठे हैं। इतनी विशाल पृथ्वी, 12,742 किलोमीटर डायमीटर की पृथ्वी, सर उसमें छोटे से स्थान से वो वीडियो लिया है। मेरे इस चीज पर एक छोटा सा सवाल है कि जैसे आप बोल रहे हो कि जो सैटेलाइट है वो पूरी अर्थ का पिक्चर नहीं ले सकता, तो जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, जो हमारी वेदर रडार्स हैं, वो पूरे के पूरे अर्थ की डिस्क का पिक्चर एक साथ ले सकते हैं। तो पहला तो मेरा ये कहना है कि आप जो कह रहे हैं कि हम छोटे से स्थान पर हैं और पूरे इतने बड़े ब्रह्मांड का हम नहीं समझ रहे हैं, तो वो बात मैं थोड़ा आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी इसी छोटे से स्थान पर रहकर हमने अभी तक की सारी थियरीज को हमने समझा है, जाना है, और 2 ब्लैक होल के मर्जर को भी देखा है और ग्रेविटेशनल वेव को भी हमने रिकॉर्ड किया है। तो ये बात तो आपसे मैं एग्री नहीं कर सकता कि छोटे से स्थान पर हैं तो हम ये नहीं कर सकते।
दूसरा देखिए दूसरा जो आप बोल रहे हो कि दिन और रात हो रहे हैं, वो बहुत ही ऐसे स्केल पर हो रहे हैं कि हम आपका जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स है वो बहुत स्लो टर्न कर रहा है, उसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं। तो आप ये चीज क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर घूम रही है? और अभी आपने अभी अभी सतीश सर, सतीश मोता जी हैं, उनका भी कुछ क्वेश्चन है, तो वो भी साथ में ले लेते हैं, फिर आप तीनों का साथ में जवाब दीजिए। बिफोर मैं जस्ट पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि सर जी। आपने सर दोनों नहीं नहीं, माय क्वेश्चन इज या फॉर अनिल जी। जी। तो सर आपने यू हैव सेड टू कॉन्ट्रडिक्टिंग थिंग्स। एक बार आप बोलते हैं कि द अर्थ डज नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, इट्स ओनली ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, जो कि हम 1.5 साल से ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में देखते आ रहे हैं रिपीटेडली। लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि अर्थ रोटेट्स ऑल्सो, बट वी आर फ्रॉम ए वेरी स्मॉल पर्सपेक्टिव, तो हम पूरा एंटायर पिक्चर को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तो दोनों कैन नॉट बी ट्रू बिकॉज दे आर टू म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टिंग थिंग्स। तो ठीक है, इवन इफ यू क्लेम कि आपका ट्विस्टिंग एंड टर्निंग जो थ्योरी है, इफ दैट इज आल्सो वर्किंग, बट ऑन टॉप ऑफ दैट आपके दो ऑप्शंस हैं। वन इज अर्थ डज नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, इट ओनली ट्विस्ट एंड टर्न्स। सेकंड ऑप्शन इज अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस आल्सो, on superimposed on top of twisting and turning। दोनों मोशंस हैं, लेकिन हमको खाली उसका रोटेशन नजर आता है बिकॉज वी आर ऑन अ वेरी स्मॉल पर्सपेक्टिव। दोनों ऑप्शंस में से व्हिच वन इज करेक्ट सर? आपने आज ए लिविंग क्रिएचर वीडियो देखा होगा नासा? आज ए लिविंग क्रिएचर देखा? नहीं देखा है, बट आई डोंट सी हाउ दिस इज रेलेवेंट। हालांकि इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि पृथ्वी भी एक प्रकार का हमारी तरह प्राणी है। मैं इस वीडियो को देख के ये कहता हूँ कि इसमें बादलों के मूवमेंट को देखिए, हवाओं के मूवमेंट की भी बात कीजिए, ओशन वाटर करंट की मूवमेंट की बात कीजिए, फिर इनर कोर पर जो रिसर्च चल रहा है कि हमारे अर्थ में डे नाइट में फर्क आ रहा है, और इस तरह से कन्वेक्शन करंट इन आउटर कोर। तो देखिए, मैं रोटेशन और दिन रात मैं इसलिए स्वीकार नहीं करता कि पहले तो मैं पूरे यूनिवर्सल सिस्टम की बात करता हूं, एक बात। दूसरी बात, मैं इस बात को करता हूं कि आप जिस स्थान पे बैठे हैं और आसमान के थोड़े से हिस्से को देख करके अगर आप पूरे के पूरे पृथ्वी सिस्टम को कवर करते हुए पृथ्वी से बात, आप कहेंगे सैटेलाइट की बात कर रहे हैं ना, कि देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो इस प्रकार से क्या है कि दिखा रहे हैं अर्थ के रोटेशन को, नहीं दिखा रहे हैं। वो ह्यूमन के कंट्रोल में, वो सुपर कंप्यूटर के कंट्रोल में है, उससे उसके कारण है। हकीकत में वो नेचुरल नहीं है। पूरे 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 के सर, पूरे हमको कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स नहीं चाहिए अर्थ का रोटेशन देखने के लिए। हम जब अभी देखिए सिंपल से चीज है, जब हम एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं तब भी हम अर्थ का रोटेशन का कैंसिल आउट करने के लिए एक माउंट की जरूरत होता है, जिसको अर्थ के पोलर एक्सिस के साथ हमको अलाइन करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो हाउ विल यू एक्सप्लेन ए टेलीस्कोप माउंट? क्योंकि उसमें अर्थ का जो रोटेशन को काउंटरएक्ट करने के लिए हमको एक तो माउंट को वेरी एक्यूरेटली पोलर अलाइन करना पड़ता है, और जितना टाइम भी हम लॉन्ग एक्सपोजर लें उस ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूसली ट्रैक करने के लिए वो माउंट कंटिन्यूसली ऑपरेट करना पड़ता है। तो हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन दिस यूजिंग ट्विस्टिंग एंड टर्निंग? शायद मुझे दोबारा फिर दोहराना पड़ेगा कि हम जो पैमाने को इग्नोर कर रहे हैं, उस पैमाने को, कि हम एक छोटे से स्थान से पूरे अर्थ सिस्टम की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और एक छोटे से क्लिप, एक छोटे से वीडियो के आधार पर कह रहे हैं कि देखिए ये मिल्की वे इस तरह से चलती हुई और इस प्रकार से रोटेशन। मैं कहता हूं कि आप पृथ्वी से बाहर निकलिए और उतनी डिस्टेंस से पृथ्वी को देखिए जैसे चंद्रमा से देखते हैं। अगर एक डायरेक्शन में हो रहा होता है तो बादलों को, हवाओं को, पानी को, सॉलिड जो क्रस्ट है उसमें मूवमेंट को, हल्के उसमें जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है, वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज एक डायरेक्शन में है ही नहीं। मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि रोटेशन हो रहा है? और अभी इनर कोर के जो रिसर्च आ रहे हैं, ऑसिलेटिंग
इनर कोर, उसमें वो कई फेमस जो मिशिकाकू नाम के वैज्ञानिक हैं, वो अपने हाथ से ऐसे करते हुए बता रहे हैं कि कुछ ट्विस्टिंग हो रहा है। तो आप सोचिए कि लार्ज स्केल की बात सोचिए, आप शॉर्ट स्केल पर कहेंगे क्योंकि हम जिस सॉलिड लिटोस्फीयर पर बैठे हैं उस पे डे नाइट की बात करते हैं, तो क्योंकि वो इतनी फास्ट मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, लेकिन ट्विस्टिंग टाइटनिंग बहुत धीमी गति से हो रहा है, इसलिए डे नाइट की बात को तब भूल जाएंगे। जैसे आदि शंकर ने कहा कि अंधेरे में देखने पर रस्सी को देखते आप हैं धीमी तो गति की सांप बातें तब से किए जा रहे हैं लेकिन एक ही चीज की आप आंसर नहीं दे रहे कि ये गति कितनी धीमी है, कितने घंटे या कितने दिन में रिपीट होती है। मैंने जब पूछा मैं तो आपकी इस आपने बात से सन का बिल्कुल एग्जाम्पल एग्री हूँ, मैं आपकी इस बात आपने से सन बिल्कुल का एग्री हूँ। एग्जाम्पल दिया। आप अर्थ का नंबर जो आंकड़ों है वो जब आपके रिसर्च के रिजल्ट्स जो है जरा हमें शेयर कीजिए। अर्थ का जो ट्विस्टिंग एंड टर्निंग होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो आपको एक मैं बात कहना चाहूंगा कि इसके लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ डाटा जो नासा की वेबसाइट है उनको कलेक्ट करना पड़ेगा हमें। मैं तो ये एक हाइपोथेसिस प्रपोज कर रहा हूँ, लेकिन इस पर ये वर्क करने हाइपोथेसिस के लिए होने से मुझे पहले जो डेटा है, जो सबसे बेसिक आंकड़ा जो होता है सर, वो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड ऑफ जो बिल्कुल भी आपका आप आपका क्वेश्चन एकदम सही है। कितने समय में पट्टी ट्विस्ट और टाइट हो जाती है, जैसे 6 महीने या एक सप्ताह या एक महीने या एक साल या 5 साल या 10 साल या 1000 साल। तो वास्तव में ये प्रश्न स्वाभाविक है कि कितने समय में पट्टी पूरी कस जाती है और फिर वापस लूज होने लगती है। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, लेकिन होता जरूर है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा सर, इसी कंटिन्यूएशन क्वेश्चन है, हर 24 घंटे में एक्चुअली पृथ्वी को होता क्या है? व्हाट हैपेंस टू द अर्थ एवरी 24 आवर्स? टेक्टोनिक एक्टिविटीज को नोट कीजिए आप। So tectonic activity can explain the sunrise and the sunset and sunrise again. मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे लोकेशन से हर 24 घंटे में दिन के रोज 6 बजे सूरज निकलता है। तो अर्थ का कौन सा मोशन है जो इसको एक्सप्लेन करता है 24 घंटों वाला? यू कैन नॉट यूज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। कैन ट्राई टू एक्सप्लेन दिस यूजिंग योर नॉर्थ अमेरिका ठेठ कनाडा तक की बात करें तो वहां बैठा एक व्यक्ति दिन रात देख रहा है, और साउथ अमेरिका में ठेठ आपको बताऊं ड्रैग पैसेज तक, यहाँ तक चिली अर्जेंटीना नीचे तक। तो आपसे मैं प्रश्न करता हूं, दोनों को पूछिए कि क्या दोनों तरफ जो फोर्स लग रहे हैं, अगर मीटर से पैमाने और उसको ध्यान से उसके डाटा लें, क्या उसमें मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो रहा है? सर क्वेश्चन जो है वो सनराइज से लेकर सनसेट तक का है। जैसे आपके पास अपना टेलीस्कोप है जिससे आप सोलर ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, ठीक है ना? तो हर 2 मिनट पर आपको टेलीस्कोप मूव करना पड़ता है सन को सेंटर में रखने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो छोटा सा मूवमेंट हम चेंज करते हैं, जैसे मुझे अपना पृथ्वी से आपके लोकेशन पर अगर मैं आता हूं और वहां से सूर्योदय दिखता है अपना, और 180 डिग्री के ऊपर हमें सूर्यास्त दिखता है, तो ये जो प्रश्न है वो क्यों हो रहा है, ये उसके ऊपर है। आप जब भी ये बात आती है तो आप सीधा चले जाते हैं कि ये टेक्टोनिक मूवमेंट पर जाइए, इसका डेटा लीजिए, वो लीजिए, लेकिन इस बात का जवाब आप हमें नहीं दे पा रहे हैं। मैं इस बात का जवाब तो दे रहा हूं, लेकिन शायद आप जहां तक मेरा समझना है कि आप उस यूनिवर्सल कॉमन सिस्टम को इग्नोर कर रहे हैं, आप उस कॉमन सिमिलरिटी और सिमेट्रिसिटी को इग्नोर कर रहे हैं, और सर आपका ये ध्यान जो ये जो ये उस जो तरफ आप है जहां पे कॉमनली आपको दिख रहा। सर ये जो कॉमनलिटी की बात कर रहे हैं, वो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है। जैसे हम अगर पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ले, तो यही चीज छोटे से छोटे एस्ट्रॉइड के साथ भी हो रही है, क्योंकि वो भी अपनी एक्सिस के ऊपर घूम रहा है। ये जुपिटर के साथ भी हो रही है, और अब हमारे पृथ्वी का जो चंद्र है उसके साथ भी हो रही नहीं, है। तो जैसे हमने चंद्रयान जो भेजा था साउथ पोल पर,
वहां पर 14 दिन हाँ। के लिए धूप थी, उतने टाइम तक उसकी सोलर पैनल्स काम करती हैं, और उसके बाद वो बंद हो जाता है क्योंकि उसकी सोलर पैनल पर सन आना बंद हो जाता है। फिर 14 दिन के बाद जब वापस सन आता आप है, तब इसरो ने उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश की। मैं फिर दोहराऊंगा कि आपने चंद्रमा के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के फोटोग्राफ देखे हैं? जी। मेरे पास में नासा की वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए हैं। नॉर्थ पोल में जिस प्रकार से जो पैटर्न दिख रहा है, और साउथ पोल पर जिस प्रकार से पैटर्न दिख रहा है, एक दूसरे के अपोजिट दिख रहा है। तो वो मेरे पास में वो है। तो आपको मैं कहने का मतलब यह है कि पूरे सिस्टम को अगर हम कवर करेंगे, अलग अलग गैलेक्सियों को, नेबुलाओं को, ब्लैक होल को, तारों को, तो ये दुनिया में ऐसी चर्चा है कि वो कॉमन पैटर्न क्या है? टॉरस है? टॉरस नहीं है। मैं कहता हूं वो टॉरस नहीं है, बल्कि कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड है। अब कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड भी ऐसे नहीं है कि एकदम जड़वत है, ये एक प्रकार से कांस्टेंट है। उसमें अपोजिट मिडिल पार्ट से ऊपर और नीचे, जैसे आप बात करें ईटा कैरिना नेबुला की, जैसे एक सर्पिल गैलेक्सी की, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, ये एक प्रकार से क्या है कि ट्विस्टेड है। और इसी प्रकार से दूसरी गैलेक्सी, ये सतीश सर। हाँ जी, सतीश सर काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, जी उनके भी कुछ क्वेश्चन हैं। सर, अगर हो सके यस तो सर। आप वीडियो ऑन कर लीजिए और आप अपने प्रश्न रखिए। जी जी हाँ। सर मैं तो कोई एक्चुअली क्या, मैं ऐसे ही अभी नया नहीं हूँ, ऐसे सुबह में कोई चालू बात कर नहीं सर, हाँ जी। हम किया। ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, हम कोई मैं एक कोई साइंस का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, कोई जस्ट बात नहीं। एंथुसियास्ट हूँ। हाँ तो ये जो बात है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम का कंसेप्ट ना, इसके आजू बाजू इसके काफी सारे इसके जवाब भी होने चाहिए, ये जो बिल्कुल हम सर, सोच रहे हैं। धन्यवाद। टाइम का जो कंसेप्ट है, जैसे अभी हम वही पूछ रहे हैं कि भाई कितना टाइम में ये एस्केलेट हो रहा है, या इसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या कितना रोटेशन, तो ये सब चीजें, तो टाइम का कंसेप्ट जो बेसिकली है, वो क्या कोई डायमेंशन है, या सिर्फ अपना जो माइंड का कोई ऐसा वो जो बोलते हैं ना कल्पना जैसा, तो एग्जैक्ट क्या है? क्योंकि इस चीज के ऊपर काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे आंसर्स यस भी सर, अटके हुए हैं। अगर उसको हम बिल्कुल निकाल सचिन दें जी। तो फिर ये जो थियरी ऑफ बिग बैंग है, या जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका भी अगर टाइम उसमें से निकाल दो तो फिर कोई वजूद रहता नहीं है। यस सर। तो ये कंसेप्ट क्या है, वो मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ। टाइम का कंसेप्ट वो एक्चुअल में है क्या? कोई अपना माइंड का ही कुछ वो कल्पना है, या फिर कोई वो डायमेंशन है, या कोई मेजरमेंट कर सके ऐसा कोई? क्योंकि अगर सपोज ये सब नॉलेज ही नहीं होता, आदमी समझ लो एक ट्राइबल आदमी है जो कभी स्कूल में गया नहीं है, जिसको कोई चीज का पता ही नहीं है, तो वो तो कैसे, जो कोई लैंग्वेज ही नहीं जानता है, वो आदमी तो कैसे डिफाइन करेगा टाइम को? देखिए, वो हाँ, वो थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। टाइम इज ट्विस्टिंग, मतलब समय बदल रहा है। सुनिए मेरी बात। जी जैसे हमारे बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जी इसी प्रकार से हर लिविंग्स का, पेड़ पौधे, कीट पतंगे, सभी के अपने बॉडी का एक समय होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जी इसी प्रकार से हमारा ये पृथ्वी ग्रह है, इसका भी हमारे बॉडी की तरह एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। फिर हम चलते हैं गैस दानव ग्रहों का एक क्लॉक है। इससे से हम सूर्य की बात करें, तारों की बात करें, फिर स्पेस टाइम के विराट रूप को, जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी में इस प्रकार से फैब्रिक, जो स्पेस फैब्रिक की बात करते हैं, वो इस प्रकार से बेंडिंग होते हुए कि नॉर्थ और साउथ पार्ट। और अगर हम विराट स्तर पर देखें तो समय क्या है, आखिर ये टाइम होता क्या है, वास्तव में क्या है कि विराट मंथन, टर्निंग, ट्विस्टिंग, टाइटनिंग, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ये एक विराट पैमाने पर देखने पर ही हमें ये समझ में आता है कि वास्तव में हम एक छोटे पैमाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने 24 घंटे, 365 दिन, 1 महीना हम उस बंधन में बंधे हुए हैं।
हम उस घड़ी को ही सत्य मान करके सारी बातें कह रहे हैं। हकीकत में अगर इन सबको भूल जाए और एक बड़े गिगेंटिक यूनिवर्स की बात करें, एक विराट व्यापक ब्रह्मांड की बात करें, तो एक विराट मंथन, एक विराट दोलन, एक विराट धड़कन, जो हमारे ऋषि मुनि लोग भी इसको स्वीकार करते थे कि ओम नाम का कंपन, ओम नाम का ब्रह्मांड में विराट दोलन होता है, और इस तरह से वो ट्विस्टिंग की बात भी करते थे। तो मैं आपको बताऊं समय क्या है आखिर। समय एक प्रकार का बेंड और ट्विस्ट, यानी कि हमारे को है। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, हमारा बॉडी का जो केमिकल रिएक्शन होती रहती है, हमारे बॉडी के अंदर जो हलचलें होती रहती है, हमारे बॉडी का क्लॉक को क्रिएट करती है। तो वो क्लॉक वास्तव में हकीकत में एक विराट मंथन है, देव मंथन है, एक प्रकार का। जैसे हमारे कुंडलिनी आकृति को अब साइंटिफिक एक्सेप्टेंस मिल रहा है कि हमारे बॉडी में एक एनर्जी फ्लो होता है, चलता रहता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। हमारा हार्ट जो बीट करता है, क्यों तो वो ब्लड को खींचता है और क्यों वापस आगे बढ़ाता है, क्यों ब्लड सर्कुलेशन होता ही क्यों है। वास्तव में हमारे चारों ओर एक विराट ओरा है, और वो ओरा जो है वो हमारे एक बायोलॉजिकल क्लॉक को क्रिएट करता है। तो आपके इस बात का शायद कुछ बात दिस आई विल नॉट एग्री सर। वो बहुत सारे आपने सूडो साइंटिफिक आइडियाज दिए, जो ऑरा और जो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी में ट्राइंग टू मिक्स दैट विद ओल्ड वैदिक साइंस जो है, ये दिस इज कंप्लीट बुलशिट सर। इसका कोई एविडेंस। यस, देखिए ओल्ड पुरानी मान्यताएं और पुरानी कंसेप्ट है, जहां सत्य होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, उस बात को हमें मानना पड़ेगा कि आदि काल से ही ट्विस्टिंग और टाइटनिंग की हैबिट, और इस प्रकार से चाहे वो योगा के माध्यम से हो, चाहे वो क्या है कि हमारे दैनिक क्रियाकलापों के माध्यम से हो, चाहे हमारे क्या है कि उपयोग की बात हो, तो मैं कहता हूं कि आप इसको जब तक लार्ज फॉर्म में नहीं देखेंगे, तब तक आपको दिन रात की एक भ्रम में जीना पड़ेगा। क्योंकि वास्तव में हकीकत में जब विराट स्तर पर देखते हैं तो ऋतुओं का बदलना, अगर पिछले साल इसी दिन रविवार को जो जो मौसम था और आज के दिन ही, आज की तारीख में जैसे भी, तो मैं ये कहना चाहूंगा ये बदलाव कहां से आ रहा है वास्तव में। व्हाई दिस चेंजिंग, हाउ द अर्थ इज एक्टिव। वास्तव में पृथ्वी में सक्रियता बनी कैसे रह सकती है, हमारे बॉडी में भी सक्रियता कैसी बनी रह सकती है, लिविंग्स में, नॉन लिविंग्स में, प्लांट्स में, सभी में एक्टिविटी तभी होगी जब धड़कन होगा, ऑसिलेशन होगा, ट्विस्टिंग होगा, तभी ऐसा होगा। हाँ, हेलो सर, आप ये जो चीज है वही पूरा चैट में भी रिपीट हो रहा है, और जो हमारे ग्रुप में डिस्कशन हुई थी उसमें भी वही चीज रिपीट हो रही है कि आप जो है वो सर, मैं कीवर्ड मैंने अपने कीवर्ड बताए। कीवर्ड क्या है मेरे? जो सूर्योदय और सूर्यास्त वाला जो प्रश्न है उसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इस टाइटनिंग और ट्विस्टिंग की थियरी से। मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, लेकिन आपका अपने प्रश्न की तरफ ध्यान ज्यादा है, मेरे जवाब की तरफ ध्यान नहीं है कि मैं उस प्रश्न का कैसे जवाब दे रहा हूँ। नहीं सर, आप प्रश्न का जवाब ऐसे दे रहे हैं कि आप एक ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वी लिव इन अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, हाँ, जो तो हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव को नहीं देख पा रहे। लेकिन एट द सेम टाइम आप कह रहे हैं कि पुरातन काल में ऋषि मुनियों ने देख लिया था। अगर हम नहीं देख सकते हैं तो ऋषि मुनियों ने कैसे इसको एक्सपीरियंस करके स्क्रिप्चर्स में लिख दिया इसके बारे में? देखिए, ऐसा मैं इस आधार पर कहना चाहूंगा कि आप हमारे जितने भी आज तक के साहित्य में, चाहे वैदिक साहित्य हो, चाहे दूसरे साहित्य की बात हो, तो आप इस बात को नोट कीजिए कि चाहे आप दुनिया में भी और जो साइंटिफिक रूप में जो मौजूद है, तो आप देखिए स्वस्तिक क्या है, ये ट्विस्टिंग है।
ट्विस्ट हो रहा है। सर सत्य प्रकार से वही है सर्कुलर जो गैलेक्सी कि which we can experimentally prove and verify। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो unless we prove it वो सत्य नहीं होता है। नहीं, वो बोलेगा तो किसी बेस के आधार पर ही कहेगा ना, अनसाइंटिफिक बात तो नहीं करेगा। हाँ नहीं अनसाइंटिफिक बात भी बहुत लोग बहुत टाइम करते हैं, लेकिन एक चीज बोलते हैं सर, जैसे अगर सर मैं हमने वो फ्लैट अर्थ की बात की, तो जो फ्लैट अर्थ की बात करने वाले भी अपने हिसाब से जो थियरीज हैं उनको मानते हुए ये चीज एक्सप्लेन करते हैं। आप एग्री करोगे उस बात पर? मैं फ्लैट अर्थ की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि ये अब तक अच्छी तरह से प्रमाणित हो चुका है। जो लोग सर फ्लैट अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग उसकी थियरी प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी कुछ बेस को लेकर ही बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा तर्क बड़ा है, मैं बड़े पैमाने पर बात कर रहा हूं। आपको मैं एक बात बताऊं कि आप ना दुनिया में जो वाल्टर रसेल ने बात करी, क्वेश्चन आपने निशाद भाई का क्वेश्चन समझा नहीं। मैं वही बोल रहे हैं कि आप विदाउट एनी काइंड ऑफ एविडेंस आपने जो हाइपोथेसिस प्लेस किया, फ्लैट अर्थर्स भी वही करते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ? द मेन थिंग इज फ्लैट अर्थर्स भी उनको अपने एविडेंस पे बहुत यकीन है, वो कुछ देख के ही तो दे हैव सीन समथिंग जिसके वजह से वो फ्लैट अर्थ में इतने स्ट्रांगली बिलीव करते हैं ना। अगर आप फ्लैट अर्थर्स के साथ सहमत नहीं है तो there should be some major difference between आपके फंडामेंटल जो आइडिया है कि you should have based your theory on some kind of observation। वो किस ऑब्जर्वेशन देख के आपने इस थ्योरी को हाइपोथेसाइज किया? मैं अपने कीवर्ड बताता रहा हूं और मैं फिर रिपीट इस आधार पर कहूंगा कि आपने वाल्टर रसेल को पढ़ा, क्या आपने नसीम एरामीन या दूसरे वैज्ञानिक है जो कॉमन सिमिलरिटी और सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं पूरे यूनिवर्स में? आखिर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मतलब हर एक फॉर्मूला जो न्यूटन कहते थे कि आखिर वो ये वन फॉर्मूला कौन सा है जिसके बारे में स्टीफन हॉकिंग भी सोचते थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी, वो एक फॉर्मूला कौन सा है जिससे संपूर्ण यूनिवर्स ऑपरेट होता है? तो वो वन फॉर्मूला कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड, यानी ऑसिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट कन्फोकल हाइपरबोलॉइड एंड कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड। यानी कि मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं कि वाल्टर रसेल के चित्रों को देखे ध्यान से आप, उन्होंने जो चित्र बनाए क्या वो कोरी कल्पना है? मैं ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, वो कोरी कल्पना है? क्योंकि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी पहले चक्र में ब्रह्मांड की बात थी, क्या वो कोरी कल्पना है? मैं आपको और कहना चाहूंगा कि फ्राइडमान भी ऐसे सोचते थे कि बिग बैंग और बिग क्रंच की बात सोचते थे। आज दुनिया में वापस बिग बैंग और बिग क्रंच की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ गैलेक्सियां दूर जा रही है, कुछ गैलेक्सियां पास भी आ रही है। तो यूनिवर्स में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों हो रहा है। तो आप जब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो यूनिवर्सल का ज्योमेट्रिकल पैटर्न आखिर आप सोचेंगे क्या है? और जो पूरी मैटर और एनर्जी यूनिवर्स में है वो ऐसे ही अस्त व्यस्त होकर के फैली हुई नहीं है, वास्तव में उसका कुछ पैटर्न है। जैसे सूर्य में कंसेंट्रिक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, रेडिएटिव जोन, फोटोस्फीयर, तो इसी प्रकार से हमारे पृथ्वी में भी है और वो कन्फोकल शेप का है। तो आप सर आप सारी चीज छोड़ दीजिए, आप बस ये बता दीजिए हमें कि दिन और रात होते कैसे हैं? देखिए दिन रात की थियरी के हिसाब से हम आपकी थियरी के हिसाब से अगर सनसेट होगा तो जिस डायरेक्शन में सनसेट होगा उसी डायरेक्शन से ट्विस्ट और टाइट होते हुए वापस सनराइज भी उसी डायरेक्शन से होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता? आप ये सवाल बता दीजिए। आपकी वी आर स्टैंडिंग ऑन ए वेरी स्मॉल प्लेस ऑफ अर्थ, और हम ऐसे छोटे स्थान पर बैठ के और एक थोड़े से आसमान को देख करके जो दिन रात की कंसेप्ट पर विचार कर रहे हैं, वास्तव में आप एक मिनट आप कह रहे हैं छोटे से स्थान से, बट अगर जुपिटर की रोटेशन, ये माइकल ए फिलिप नाम के फोटोग्राफर हैं, उन्होंने अपने C11 टेलीस्कोप से रोटेशन कैप्चर किया है 5 दिन के अंतराल में। ये करीब 9 घंटे की रोटेशन है। तो ये मैं आपको बड़े पैमाने पर दिखाना चाहूंगा। देखिए ये 9 घंटे 55 मिनट में आप देखिए इसका अलग अलग इसमें रोटेशन कैसे दिख रहा है। ये अगर रोटेट ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा है, बट इसमें तो रोटेशन फील हो रही है। ये तो बड़े पैमाने पर है ना मेरे हिसाब से।
तो आपके मैं हिसाब से आपको बड़ा पैमाना क्या है, आप हमें ये बताइए सबसे पहले। लार्ज स्केल का मतलब यह है कि आप जो 24 घंटे में जो हलचल हो रही है हमारे पृथ्वी ग्रह में, उस पर नोट कीजिए। फिर आप एक सप्ताह में कीजिए, फिर आप एक माह में कीजिए, फिर आप एक वर्ष में कीजिए। फिर जैसे आपको बताऊं कि पृथ्वी के ऐसे वीडियो बनाए जा चुके हैं कि एक वर्ष में बादलों की हलचल कैसी है, पानी की हलचल कैसी है। छोटे से टाइम अंतराल में आपको रोटेशन ही दिखेगा और आपको तो ऐसा महसूस होगा कि दिन रात हो रहे हैं, लेकिन तो आप छोटे उस अंतराल का रोटेशन एक्सेप्ट करने में कहाँ पर दिक्कत आ रही है? एक्सेप्ट एक्सेप्ट इसलिए किया ना नहीं। उन्होंने। बड़े अंतराल पे आप हमें ये बताइए कि सूरज वापस, मतलब धरती वापस कब घूमती हुई दिख रही है? ट्विस्ट तो हो रही है पर टाइट नहीं हो रही वापस। टाइट हो रही है। अगर आप एक साल भी देखेंगे, जब भी मैं आपसे ये निवेदन करूंगा अंततः कि आप एक कॉमन सिमिलर सिमेट्रिक पैटर्न की बात क्यों नहीं करते? आप ये क्यों नहीं बात करते कि इतनी नेबुलाएं हैं, इतनी गैलेक्सियां सर, हैं, अगर इतने कॉमन तारे हैं, कॉमन पैटर्न इतने की पृथ्वी बात जैसे करें। ग्रह हैं। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए कि दुनिया में और वैज्ञानिक भी ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उस बात को काट रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं कि वो कॉमन पैटर्न होता ही नहीं है। आप इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि वास्तव में वो कॉमन पैटर्न जो पूरे एंटायर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, उस कॉमन पैटर्न के आधार पर हम ऑसिलेशन की बात करते हैं, डिफरेंशियल रोटेशन की बात। वो रोटेशन डिफरेंशियल हुआ ही क्यों? उसमें डिफरेंशियल होने का क्या कारण है? जैसे सूर्य में डिफरेंशियल रोटेशन होता है, बृहस्पति में भी होता है, जोनल रोटेशन होता है, डिफरेंशियल रोटेशन होता है, पृथ्वी में भी है, लेकिन वो रेमिनेंट है उसको। लेकिन आप इस पूरे सिस्टम को अगर कवर करेंगे, पूरे सिस्टम की बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ना हम ये ना सोच करके बल्कि ये सोचे कि ये तो मंथन है, ये बहुत बड़ा चर्निंग है, इसमें ट्विस्टिंग है वास्तव में। तो मैं अगेन आपको रेट ऑफ ट्विस्टिंग, रेट ऑफ ऑसिलेशन की बात, रेट आप रेट की बात कीजिए। जिस रेट ऑफ ट्विस्टिंग की बात कर रहा हूं, जिस रेट ऑफ ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं, उसको आप एकदम अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। यस, एस्ट्रो हर्ष एंड गौरव। All right, sir. First of all, I don't want to talk about the things you said about the rotation of Earth because it is completely wrong. We'll talk about more wrong things which you said about the universe. So according to you, the structure of universe is oblate, right? Yes. Now, is Einstein's field equation correct? Not correct. Einstein's field equation is not correct. Not correct. This how? Because Einstein say that space fabric is just like a pond, एक तालाब की तरह है जिसमें स्पेस फैब्रिक को वो ट्विस्ट करा, लेकिन वो अपर पार्ट की बात नहीं करते, वो 3D स्ट्रक्चर की बात नहीं करते। Okay, all right, sorry. 3D स्ट्रक्चर की बात नहीं करते। आप YouTube पर जाइए और ये क्वेश्चन को सर्च कीजिए कि 3D स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस फैब्रिक। जब आप आई एम अ फिजिक्स अंडरग्रेड, मैंने जनरल रिलेटिविटी का कोर्स किया है, सो आई नो व्हाट इज जनरल रिलेटिविटी एंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज कि दैट इज एन इंट्यूशन to give to everyone that what is a fabric of space-time and how it warps. So we can imagine some 4D things in 2D or 3D. Now, yes. First of all, Einstein field equations is correct. We can derive it, and from there we derive Friedman equation, which is called FLRW equation. You can also search it online. You can get it on Wikipedia. It Sir, shows that our universe is sphere. Hurts, 1 minute. Hurts, so according to FLRW equation, the universe is spherical. Yes, the universe is confocal oblate spheroid, according to my oscillating universe theory. How? Because according to maths, the universe is spherical. But according to behavior of our nearby planets and stars,
just Sir, you you cannot call it a spherical oblate theory because the theory requires a foundation of mathematics, and the very yes, first yes, mathematical Exactly. I value What accept. is is the maths frequency, which behind you have your not been able theory? to derive. So there have been absolutely no mathematical connotations to back up your theory. So that you cannot use the word No, theory to sir, sir. describe your Okay. ideas. This is my All right. primary stage of my theory is confocal operative theory. It wants a development. I want a team of researchers for more evidences, more mathematical evidences, for more data because I have some limitation. You can understand. I am just a Yes, sir. primary Yes, sir. teacher, And under those current and limitations, I am under the imagine. current limitations, you should be using the word this is my idea or this is my observation rather than Yes, the word. this is my Uh, thinking. okay. I have a few more questions. You said that black hole converts into stars. Yes, Uh, yes. okay. Can you tell me difference between what is a black hole and what is a star? What is the basic difference between black hole and a star? Uh, okay, your question, but I don't think and never thought that All how. right. I'll tell you. A Please, star. please, You just a minute, just a minute. okay? I think why I think a black hole cannot in a blue star because not for infinite time the universe exists. The universe age of universe is 13.8 billion versus I am not agreed because what is the reason and how the black hole with time convert in a blue star. This is a very basic question that astrophysicists are also agreed that कि हमारा ब्लैक होल जो का कंसेप्ट है वास्तव में ब्लैक होल का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे वो धीमी गति से उसमें परिवर्तन होगा बड़े साइज से छोटे साइज में उसमें रूपांतरण होगा तो शायद हमारी ये चर्चा ज्यादा लंबी हो रही है मैं समझता हूं कि मुझे और समय दे सकते हैं तो बहुत सी बातें आएगी Okay. I'm sorry, sir, but I think you should learn about first what is called something called stellar evolution because stellar evolution suggests that yes. the end product is the black hole, and black hole and stars are different because black hole has its social radius outside of its physical radius, its physical boundary. So everything which goes inside the black hole cannot come out, but it does not happen in case of stars. Things can orbit around stars. It will not go inside it. Okay. Things Please, cannot come sir, out of the black hole unless thank you we very agree to Stephen Hawking radiation, which is mathematically correct. mathematically correct it may possible but sometimes you have to accept that somebody have imagination that imagination cannot be wrong Yes. and you have to accept that he also have some arguments he also have some logic Actually, Einstein also had his imagination and arguments, but he actually formulated in mathematics and proved his arguments. So it his will theory take was taken into time. account. This is primary stage of my research, my imagination. In the future, it will develop, and it is taking time because I am lonely. I am thinking because in world, many people, many science thinkers are thinking that common similarity and symmetricity cannot be ignored. We have to accept this fundamental and solid that there are similarity, common and symmetricity work, and the universe is connected with entire system of the universe that sir, black hole, star, galaxies, planets, all are connected. सर आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि जैसे आपने बोला कि Yes. ये आपका थिंकिंग है लेकिन जो मॉडर्न साइंस के टर्म्स हैं वो मैथमेटिकल प्रूफ के बिना थिंकिंग को इतने स्ट्रांगली एडमिट नहीं करते आर यू एग्री Right. जी Yes, agree. तो Because मेरा ये it is कहना है taking कि me time. आप अपने आप को इतना क्लोज ना रखें कि आपको और कोई चीज को एक्सेप्टेंस ही ना दिखाई दे आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल ऑफ डॉक्टर जेवी नार्लिकर
वो ही इज अ स्ट्रॉन्ग Yes. बिलीवर ऑफ स्टेडी स्टेट थियरी, राइट? Yes, quasi state cosmology. हाँ, ठीक है ना। Yes. तो उसके बाद भी That वो जब formulated साइंस along की with बात Fred करते Hoyle हैं तो वो एक्सपांडिंग यूनिवर्स की भी बात करते हैं। तभी जब आप अपनी थियरी की बात करते हो तो आप पूरी दुनिया की बाकी थियरीज को रिजेक्ट कर देते हो। आई वुड लाइक टू से कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप अगर उस चीज को भी साथ में लेकर चलोगे तो आप लोगों को और अच्छी तरह से समझा पाओगे। दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल। देखिए, आपका सबका प्रश्न मैं समझता हूँ सही भी है, और वर्तमान जो फिजिक्स है उसके हिसाब से आप जो अनेक प्रश्न पूछे हैं, दावे की बातें करते हैं, एविडेंसेस की बातें करते हैं, मैथमेटिकल एविडेंसेस की बातें करते हैं। मेरी थ्योरी बहुत प्रारंभिक स्टेज पर है। मैं पहले से आपको अनेक बार मैं ये दोहरा चुका हूँ। मैं नई नई बात कह रहा हूँ। अभी दुनिया को हजम होने में समय लगेगा। अभी दुनिया को ये मानने में समय लगेगा कि मैं जिस ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का हाइपोथेसिस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका मैथमेटिक्स भी आएगा उसके, क्योंकि मान लो कि आपके ग्रुप में कोई एक आधा % भी एग्री हो गया तो वो इस पे वर्क करेगा और वो इसको चेक करेगा, उसका पता लगेगा। अगर आपके ग्रुप में भी कोई एग्री नहीं है तो दुनिया में बहुत बड़ी दुनिया है, कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ डिफरेंट करना चाहेंगे, डिफरेंट सोचना सर, चाहेंगे। बात ये नहीं है कि कोई एग्री नहीं करता है, क्योंकि अगर इफ वी डिड नॉट एग्री देन ये मीटिंग ही नहीं कॉल किया जाता है। इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर, मैंने फर्स्ट टाइम Yes, सबसे इट वाज मी हु रिक्वेस्टेड टू गिव यू ऑन जूम कॉल, yes, मे sir. बी 1 year ago, बहुत Okay. ऑलमोस्ट 2 years ago मैंने रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि वी शुड गिव यू अ चांस टू स्पीक एंड साइंस शुड नॉट बी हेल्ड बैक, क्योंकि सम पीपल आर इन द फील्ड ऑफ एकेडेमिया, अदर पीपल आर नॉट। तो हम लोग गेट कीपिंग करेंगे कि अच्छा रिसर्च खाली एकेडेमिया से आएगी, फ्रॉम अदर पीपल रिसर्च नहीं आ सकते। एनीबडी कैन डू, आई अंडरस्टैंड कि गुड आइडियाज कैन कम फ्रॉम एनीबडी, एंड दैट इज व्हाई वी आल्सो एनकरेज यू। ऐसा नहीं कि वी आर कंप्लीटली रॉन्ग, बट वी आर स्टिल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म जब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस डिस्कशन शुड बी ओपन फ्रॉम Yes, साइड्स, ठीक है ना। आप कर रहे हैं, आपको चांस दिया जा रहा है टू डिफेंड योर आर्गुमेंट्स, एंड वी साइंस आल्सो वर्क्स कि वी शुड काउंटर योर आर्गुमेंट्स। दैट इज एसेंशियली द बेसिक फाउंडेशन ऑफ साइंस। जैसे रिसर्च आगे बढ़ता है, प्लीज इससे ऑफेंस मत लीजिएगा कि हम डिसएग्री कर रहे हैं आपसे, क्योंकि इसी वजह से इससे ही आपके रिसर्च और स्ट्रांग बनेगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली आप यू शुड बी वर्किंग अ लिटिल मोर ऑन योर कम्युनिकेशन। जैसे कि आप ये हाईली हाइपोथेटिकल सिनेरियो जो है इसको कॉमन पब्लिक को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एनिमेशंस की जरूरत पड़ेंगी आपको। तो यू शुड गेट इन टच विथ और हायर सम ग्राफिक डिजाइनर या सम 3D एनिमेटर, जो कि ये ट्विस्टिंग एंड टर्निंग को आपके वजह से आप जैसे इमेजिन कर रहे हैं, दे कुड मेक सम काइंड ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन अबाउट दिस। वो माया, ब्लेंडर, अलग अलग 3D एनिमेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, which I understand you yourself you may not be able to operate all of that, लेकिन आपको immediately किसी, if you think your theory has some validity, तो you should definitely create one kind of video presentation जो कि आपके ideas को very clearly elucidate करे using 3D animation। एंड ये जो वीडियो आपने YouTube चैनल में पोस्ट किया है, ऑल ऑफ देम आर स्लाइड शोज। मैंने नोटिस किया एवरीथिंग इज अ स्लाइड शो। वीडियो है लेकिन वो एक्चुअली स्लाइड शो है, एक्चुअल वीडियोस नहीं है आपके पास। तो यू शुड डेफिनेटली बी वर्किंग ऑन सम वीडियोस, सो दैट विल हेल्प इन एनी, एंड मतलब आप कम्युनिकेट करने में इट विल बी इजियर। जी, and आप I सही would कह like रहे to हैं, मैं add आपसे एग्री one हूँ। more thing in this comment of Nihar, because जब हमने ये टॉक का डिस्कशन किया था, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 1 month, राइट? 1 महीने से पहले हमारी बात हुई थी कि आप Yes, sir. को 19 मई को प्रेजेंट करना है। सो एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी प्रेजेंटेशन करो तो आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से ये प्रेजेंट करो, न कि आप यूट्यूब पर Yes, लाइव sir. हो Yes. वीडियो प्ले करो और आप साथ में एक्सप्लेन करते हो। ये जो है वो थोड़ा सा बहुत Yes, ही sir. Yes. रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करता है कि बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस वजह से क्या है कि आपका जो टेक्स्ट यू आर था राइट वो सर। भी क्लियर नहीं आ रहा था, जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे थे वो भी बहुत लिमिटेड हो जा रहा था। हाँ सर। तो सर मैं बस आज की चर्चा का मेरा एक ही उद्देश्य था कि वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के बारे में, वो माहौल बनाना। और मैं समझता हूँ कि क्या मैं इसमें सफल हुआ हूँ या नहीं, तो लेकिन मैं इतना मैं दावे से कहता हूँ
कि मेरा जो आइडिया है ऑसिलेटिंग यूनिवर्स का है, जिसके आधार पर मैं कहता हूं कि पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट हो रही है, लेकिन रेट ऑफ ऑसिलेशन, रेट ऑफ ट्विस्टिंग इज डिफरेंट फॉर ईच सेलेस्टियल बॉडीज एंड ईच लिविंग्स, नॉन लिविंग्स। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑसिलेशन की रेट, फ्रीक्वेंसी, जिसके बारे में मैं अभी आपको बस फाइनली एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरी एक इमेजिनेशन है, एंड इमेजिनेशन इज मोर देन नॉलेज। बस सर इसका स्ट्रिंग थियरी के साथ कुछ है कोरिलेशन, ऑसिलेशन और स्ट्रिंग थियरी, उसमें कुछ लग रहा है आपको कि वो भी अभी देखिए, स्ट्रिंग थ्योरी केवल थोड़े स्तर तक बात करके, रोजर पेनरोज भी बात करते हैं, ट्विस्टिंग की बात करते हैं, लेकिन ट्विस्टिंग स्ट्रिंग थ्योरी तक क्यों और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो हमें ये समझना होगा कि हमें स्ट्रिंग थ्योरी के से आगे निकल के हमें ये बात करनी होगी कि हमें सभी आकाशीय पिंडों में ये स्ट्रिंग थ्योरी लागू होती है कि ट्विस्टिंग हो रहा है, टाइटनिंग हो रहा है, फोर्स जो लग रहा है, जो ग्रेविटी का स्ट्रक्चर है, जो कर्वेचर इन स्पेस टाइम, तो हमें थोड़ा सा और सोचने की आवश्यकता है कि कर्वेचर तो हो रहा है कि इससे ग्रेविटी उत्पन्न होती है, तो हमें 3D रूप में सोचें तो कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड इज द बेस्ट मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आई फाउंड। लेकिन आप लोगों के सामने इस प्रोग्राम को करने का उद्देश्य केवल मात्र एक इमेजिनेशन को आप, मैं ये कहता हूं कि मैं सब कुछ प्रमाणित कर दिया या मेरे पास में सबका सॉलिड प्रूफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने अपने जो दिमाग में, अपने जो मस्तिष्क में जो घूम रहा है, जो आइडिया आ रहा है, वो मैं बताना चाहूंगा, जिसको मेरे हिसाब से बहुत सी थ्योरियों को कन्विंस करता है, बहुत से डेटा को, ऑब्जर्वेशंस को और बहुत सी बातों को ये कन्विंस करता है। थैंक यू सर। जी नरेंद्र सर। यस सर। यस सर। हाँ अनिल जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया, नमस्कार, धन्यवाद सर। अच्छा, आपसे तो बहुत सालों से बात होती रहती है और आप ये जो आपकी थियरी है उसके बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग समर्थक रहे हैं। एक ये सजेशन है कि आपकी जो थियरी है, जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, ये आप दुनिया के सामने रख रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, मगर इसके साथ ये जो आप जोड़ रहे हैं ना, सनसेट, सनराइज, अर्थ घूम नहीं रही है, वो उसकी ये थियरी के साथ वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। और जब हम ये बड़े पैमाने पे आप बात करते हैं कि ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, मगर जो पूरा विश्व है उसके प्रमाण में अर्थ हमारा बहुत छोटा है, मगर वो जो घूम रहा है, तो अगर आप कहेंगे कि जो कैमरा जो देख रहा है सैटेलाइट का, तो वो पृथ्वी का पूरा पार्ट देख ही नहीं रहा है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो जस्ट ये एक मेरा नम्र एक टिप्पणी थी, मगर आपका मैं दाद आपको इसलिए दूंगा कि कोई भी हो, आप अपने जो विचारों के ऊपर इतने मक्कम हैं और जिस तरह से आप अपने जो सिद्धांत है वो पेश कर रहे हैं, तो आपकी जो आपके थियरी के प्रति आपका जो विश्वास है वो काबिले तारीफ है, और मुझे लगता है कि आप इसमें बहुत आगे रिसर्च करते रहेंगे। तो अगर सही है तो पूरी दुनिया मानेगी, और अगर सही नहीं है तो हमको भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। नरेंद्र जी साहब, आपका दर्शन हो गया, बहुत अच्छा लगा। बहुत समय से सोच रहा था कि आप जैसे विभूति है जो एस्ट्रोनॉमी के प्रति से समर्पित है, आपके लगातार स्टार गेजिंग, स्काई वॉचिंग के प्रोग्राम को मैं नोट करता रहता हूँ। आप अच्छा लगता है, और आप ऐसा करें। राजस्थान में तो माहौल ही नहीं है, क्या करें आप, बीकानेर में तो बिल्कुल भी नहीं, या एस्ट्रोनॉमी की कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता। हम चर्चा करते हैं तो वो समझते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी बताइए, हमारा भविष्य बताइए। मुझे आपकी तरह हंसी आती है, मेरे को वो लोग ज्योतिषी समझते हैं, मैं कहता हूँ ज्योतिषी नहीं। नहीं, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपका दर्शन। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर।
हाँ जी, तो अगर हम इस मीटिंग का कंक्लूजन निकालें तो मैं ये कहूँगा बिल्कुल। कि आज जो है वो कुछ चीज़ों पर हम एग्री हुए हैं कि जैसे अपना थानवी सर ने कहा कि वो अभी जो उनकी थियरी है, दिस इज ऑन इमेजिनेशन स्टेज, इसके ऊपर बहुत सारा काम करना बाकी है। एग्री सर? जी, तो डेफिनेटली एग्री। सब हम साथ में मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके अगर कोई भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में उनकी कुछ हेल्प कर पाए प्रेजेंटेशन में, यस या फिर जो जैसे अपना निहार ने बताया कि कुछ भी एनिमेटेड जो कि मैथमेटिकली कैलकुलेटेड यस डेटा हो उसके विजुअलाइजेशन हिसाब यस से कुछ भी क्रिएट करना हो, तो कोई भी हमारी टीम से काम करना चाहे अनिल सर के साथ तो वो भी कर सकते हैं। और इसी थैंक यू गुड वेरी मच नोट सर। पर बहुत बहुत हम आज की ये जो मीटिंग है वो समाप्त करते हैं। इस वीडियो को यूट्यूब पर भी लाइव स्ट्रीम किया था कि जिसमें करीब करीब मोर देन 70 पीपल वर ज्वाइनिंग, यूट्यूब पर भी हमारे साथ देख रहे हैं। उनके भी कुछ प्रश्न जो है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे थे। तो और भी अगर प्रश्न हो तो अनिल सर का नंबर कांटेक्ट में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप यस उनसे सर। सीधा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। ही इज ओपन टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि जो अगर आपको डिस्कशन करना हो, क्वेश्चंस करने हो, तो आप उनसे कर सकते हैं। और इसी के साथ ये जो वीडियो है वो सबके साथ शेयर करिएगा। सभी को रिक्वेस्ट है कि हमारे जो स्टार गेजिंग इंडिया के सारे प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वहां पर सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। और अनिल सर की भी जो चैनल है, अनिल थानवी द ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, उसको भी सब्सक्राइब करिए। आप सब जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लाइव पार्टिसिपेशन से बहुत सारी चीजें जो है वो थियरीज जो है वो चीजें जो है वो क्लियर हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार हम धन्यवाद सर सब आप सभी का। अपना जो कैमरा है वो ऑन करेंगे तो एक ग्रुप फोटो ले ली जाए। यस जी ना ना अभी जा तू छोड़। यस, स्ट्रॉन्ग रॉक। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अभी मीटिंग को हम एंड करते हैं। यूट्यूब पर भी इसको इसका जो स्ट्रीमिंग है वो स्टॉप करने जा रहे हैं। तो आप ये जो पूरा रिकॉर्डिंग है वो कभी भी यूट्यूब पर भी देख सकते हो। मैंने इसका जो